वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस गाइस। मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपको क्लास 12 की जो हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 2 इस बुक का जो 7वां चैप्टर है वो इस वीडियो में करवाऊंगा। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने इस बुक का 5वां चैप्टर और 6वां चैप्टर करा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और इस बुक का जो लास्ट चैप्टर बचेगा 8वां चैप्टर, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको इन सभी चैप्टरों की पीडीएफ चाहिए तो उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब वहां से जाके उनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अपना चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, हमारा जो 7 चैप्टर है ना, इसका नाम पहले आप समझो। इसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है भाई। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी तक के यूज के टाइम पीरियड में जो एक विजयनगर नाम का साम्राज्य उभरा था, उस साम्राज्य के बारे में इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। इस साम्राज्य के शासकों के बारे में, इस साम्राज्य में क्या क्या चीजें हुई थी, ये साम्राज्य कैसे खत्म हुआ, इस साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो वे स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, परिचय ले लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं पहले, है ना। तो देखो, एक चीज याद रखना है, जो विजयनगर है ना, इसका मतलब होता है विजय का शहर। और ये चीज आपसे आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। मान लो अगर लिखा आ गया कि विजयनगर का क्या मतलब है, तो इसका आपको क्या मतलब बताना है, विजय का शहर। ठीक है भाई। देखो, ये जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है ना, ये हमारा पूरा इंडिया है मान लेते हैं। तो इस इंडिया को हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक ये जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है, यानी कि नॉर्थ इंडिया, और ये हमारा साउथ इंडिया है। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत और ये उत्तर भारत। तो ये जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था ना, ये बेसिकली दक्षिण भारत का बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैप भी लगा रखा है, मैप में भी दिखा देता हूँ। मैप में आप देखोगे तो विजयनगर साम्राज्य आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये जो आपको पूरा हिस्सा है, ये जो अलग से कलर हो रखा है, ये वाला पार्ट हमारे बेसिकली विजयनगर साम्राज्य का था। ठीक है भाई। तो आपको यहाँ से एक चीज पता लग गई कि विजयनगर का मतलब क्या होता है, विजय का शहर। ऊपर से जो विजयनगर साम्राज्य था, ये बेसिकली दक्षिण भारत का एक बहुत ही महान साम्राज्य हुआ करता था। इस साम्राज्य का टाइम पीरियड क्या था, तो भाई इस साम्राज्य का टाइम पीरियड था आपका 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी। ठीक है, ये जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है ना, ये दक्षिण भारत का एक कितना महान साम्राज्य था कि दक्षिण भारत में मेनली इसी साम्राज्य को पढ़ते हैं। ठीक है भाई। और ये साम्राज्य इतना महान क्यों था, तो देखो, जब आपने हिस्ट्री की फर्स्ट बुक पढ़ी थी, उसमें आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, मगध के बारे में पढ़ा था। हमने वहां पे 16 महाजनपद पढ़े थे, और उन 16 महाजनपदों में सबसे मेन हमने किसको पढ़ा था, मगध को पढ़ा था। तो मगध इतना मेन क्यों था, मगध इतना महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि भाई वहां के राजा महाराजा जो हुए ना, वो बहुत अच्छे हुए थे। उन्होंने अच्छी तरीके से मगध के ऊपर रूल करा, शासन किया, और मगध को एक अलग लेवल पे ले गए। उसके अलावा वहां के आसपास की स्थिति भी ऐसी थी, वो गंगा के आसपास का क्षेत्र था, तो वहाँ की भूमि अच्छी थी। वहां पे भाई हमें कोयले की खदान देखने को मिली थी, वहां पे हमें बहुत सारे हाथी देखने को मिले थे। तो इस मारे कहीं ना कहीं मगध जो था काफी अच्छा डेवलप हुआ था। इसी तरीके से जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था ना, यहाँ के भी जो राजा महाराजा हुए थे, जो भी जितने भी शासक हुए थे, वो काफी अच्छे हुए थे, जिन्होंने इस साम्राज्य को काफी आगे तक लेके गए थे। सबसे पहले भाई आपको ये पता होना चाहिए कि इस साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। तो भाई देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पहले तो ये पता होना चाहिए कब हुई थी, तो 1336 में हुई थी। और किन्होंने की थी, 2 भाई हुआ करते थे, हरियर और बुक्का। इन दोनों भाइयों का आपको नाम याद रखना और कब हुई थी ये भी याद रखना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। किसने की थी, 2 भाइयों ने की थी, जिनका नाम था हरियर और बुक्का। ये चीज आपसे आपके एमसीक्यू में पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो भाई आपको याद होना चाहिए। देखो भाई, कोई भी साम्राज्य हो, कैसा भी साम्राज्य हो, तो वहां पे भाई ये तो एक चीज हमें कॉमन देखने को मिलती है कि यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हमें वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो भाई, अब मुगल सल्तनत में आ जाओ, जब मुगल राजा हम पे शासन किया करते थे, मुगल लोग हम पे रूल किया करते थे, तो ऐसा थोड़ी था कि वहां पे सारे लोग उर्दू बोलते होंगे या फिर फारसी बोलते होंगे। भाई कोई हिंदी बोलता हो, कोई अवधी बोलता होगा, हो सकता है कोई संस्कृत बोलता हो, और कोई फारसी बोलता हो। तो जाहिर सी बात है ना। इसी तरीके से जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था ना, इस साम्राज्य के अंदर भी हमें भाई अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो अपना अलग अलग धर्म को माना करते थे। क्योंकि इस टाइम तक 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के टाइम में भाई हिंदू, मुस्लिम या फिर अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। अब भाई हम लोग ना विजयनगर साम्राज्य का जो भौगोलिक विस्तार है, मतलब विजयनगर साम्राज्य कहाँ कहाँ पड़ता था, कौन कौन से स्टेट में आता था, वो चीज समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले मैं आपको सिंपल सा मैप में समझा देता हूँ। जो हमारा विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा मैंने आपको यहाँ पे मैप में दिखाई दिया है। ठीक है, ये जो अलग से कलर हो रखा है, ये विजयनगर साम्राज्य है बेसिकली। अभी कौन कौन से स्टेट में पड़ रहा है, तो भाई देखो, ये आपका केरला है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका कर्नाटका है, और ये आपका तेलंगाना है, और ये आपका गोवा है। ठीक है, तो हमारा जो विजयनगर साम्राज्य है ना, बेसिकली इन स्टेटों में हुआ करता होगा प्राचीन समय में, पहले के समय में। ठीक है भाई। और ये अगर वैसे देखा जाए
तो उत्तर में कृष्णा नदी से लेके जो हमारी कृष्णा नदी है ना, वो यहीं से गुजरती है, यहीं से होकर चलती है। तो उत्तर में कृष्णा नदी से लेके दक्षिण के प्रायद्वीप के सुदूर भागों तक, मतलब जो दक्षिण के जो हमारे प्रायद्वीप हैं, यहाँ तक इसका पूरा भौगोलिक विस्तार रहा करता होगा। मैंने आपको बेसिकली मैप के थ्रू ही समझा दिया कौन-कौन से स्टेट में ये पड़ता होगा, ठीक है भाई? अब इसका पतन देख लेते हैं। तो अब हमने इसकी स्टार्टिंग देखी थी, 1336 में हमारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो भाई हरिहर और बुक्का नाम के 2 बंदे थे, उन्होंने की थी इसकी स्थापना। इस साम्राज्य में अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। इसका हमने भौगोलिक विस्तार देख लिया, कौन-कौन से स्टेट में पड़ता था। उत्तर में कृष्णा नदी से लेके दक्षिण में प्रायद्वीप तक, ठीक है? अब इसका हमें पतन देखना है कि पतन कैसे हुआ और कब हुआ। तो देखो 1565 में भाई यहाँ पर मेनली एक युद्ध हो जाता है, उस युद्ध के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो 1565 में एक युद्ध होता है और युद्ध भाई ये लोग हार जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के लोग। तो ये विजय जब भाई हार जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है जो जीतते हैं उन लोगों ने इन्हें खूब लूटा, यहाँ पे भाई बहुत उधम मचाया, बिल्कुल यहाँ पे इस जगह को खत्म सा कर दिया, तबाह कर दिया, ठीक है? जिस कारण से ये 1565 के आसपास खत्म हो जाता है, ठीक है? और 17वीं से 18वीं शताब्दी आते-आते तक तो एकदम बिल्कुल खत्म सा हो जाता है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता, इस तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है भाई? अब स्मृति और नाम देखो, जब ये साम्राज्य खत्म होता है 1565 में, यहाँ पे एक बहुत भयंकर युद्ध होता है। 65 के बाद जब युद्ध खत्म हो जाता है, ये लोग हार जाते हैं बुरी तरीके से, इन्हें लूटा जाता है, बहुत परेशान किया जाता है, यहाँ की चीज़ों को तबाह कर दिया जाता है और 17वीं 18वीं शताब्दी आते-आते तक तो भाई लोग इन इस साम्राज्य के बारे में भूल भी जाते हैं कि ऐसा कोई साम्राज्य भी हुआ करता होगा, ठीक है भाई? इससे बिल्कुल ही खत्म ही सा हो जाता है ये। पर भाई इतना खत्म होने के बाद भी विनाश हो गया, मतलब यहाँ पे इतना युद्ध हुआ, ये नगर को एकदम खत्म ही कर दिया गया, इस समाज को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया गया। पर उसके बावजूद ये यहाँ के आसपास के लोकल लोग हुआ करते थे, जो मूल निवासी हुआ करते थे इस जगह के, इस साम्राज्य के, जो कृष्णा तुंगबंदरा या दोआब क्षेत्र के जो मूल निवासी हुआ करते थे, उन लोगों की यादों में आज भी ये जो साम्राज्य है, कहीं न कहीं जीवित था। मतलब उन लोगों की यादों में हुआ करता था कि हाँ भाई, हमारा एक साम्राज्य हुआ करता था, जहाँ पे हमारे राजा-महाराजा ऐसे शासन-वासन किया करते थे, ऐसे रूल किया करते थे। उन लोगों को आज भी ऐसा कुछ याद है, ठीक है? और उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा है, ठीक है भाई? तो ये एक चीज़ पूछ ली जा सकती है कि कृष्णा और तुंगबंदरा दोआब के क्षेत्र के जो निवासी हुआ करते थे, वो विजयनगर साम्राज्य को किस नाम से याद किया करते थे? तो आपको क्या बताना है? हम्पी नाम से, ठीक है? ये जो हम्पी नाम की उत्पत्ति हुई है, या अगर ये पूछ लिया जाए कैसे हुई है, तो यहाँ की एक मातृ देवी हुआ करती थी, जिन्हें हम पंपा देवी बुलाते हैं। तो हम्पी नाम की शब्द की उत्पत्ति इन्हीं मातृ देवी के नाम से हुई है, ठीक है भाई? भाई अब जो हमारे हिस्टोरियंस हुआ करते थे, जो इतिहासकार हुआ करते थे, भाई उनका तो काम ये पुरानी चीज़ों को खोजना और दुनिया के सामने उसे लेकर आना। तो भाई इसकी दोबारा से जब खोज की गई, विद्वानों ने इस नगर को, इस साम्राज्य को खोजा, तो किस तरीके से खोजा? मतलब उन्हें किस-किस चीज़ की हेल्प लेनी पड़ी? तो उन्हें भाई मौखिक परंपराएँ की। जैसे मौखिक परंपराएँ क्या? तो भाई मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ के जो इस क्षेत्र के जो आस-पास के लोग हुआ करते थे, उनकी यादों में आज भी ये साम्राज्य जीवित है, कि ऐसा भी विजयनगर नाम का साम्राज्य हुआ करता होगा। तो मौखिक परंपराओं के थ्रू खोजा इस साम्राज्य को। फिर कुछ पुरातात्विक चीज़ें मिली, जैसे कोई घर मिल गया, कोई महल मिल गया, कोई पत्ते की चीज़ मिल गई, कोई मुद्रा मिल गई, कोई आभूषण मिल गए, उसके द्वारा इस साम्राज्य को खोजा गया। कुछ स्थापत्य के नमूने मतलब जैसे मंदिर-वंदिर हो गए, जो घर-वर होते हैं, जो ढांचे होते हैं, वो मिले, उसके द्वारा खोजा गया। इसके अलावा जो अभिलेख मिले, जो दस्तावेज मिले, इन सारी चीज़ों के थ्रू इस साम्राज्य को दोबारा से खोजा गया। ठीक है भाई? ये हमने अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ लिया है, ठीक है? अब हमारा पहला टॉपिक जो आता है वो है हम्पी की खोज। अब आप पूछोगे भाई ये हम्पी क्या है? जो हमारा ये विजयनगर नाम का साम्राज्य है, इस साम्राज्य की कोई राजधानी भी तो रही होगी। तो बस वही, इस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हमारी हम्पी। ठीक है भाई? अगर क्वेश्चन में पूछ ले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है हम्पी। हम्पी जो है इस साम्राज्य की राजधानी है, ठीक है? इसकी खोज कब हुई? तो भाई देखो 1800 ईस्वी में क्या होता है, एक हमारे अभियंता थे या फिर हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे या फिर एक पुरातात्विक थे, जिनका नाम क्या था? आपको नाम याद रखना है। इनका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है? ये चीज़ एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। तो भाई कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने क्या करते हैं, ये हम्पी की क्या करते हैं? खोज करते हैं। मतलब हम्पी को ढूँढते हैं कैसे न कैसे। कब ढूँढते हैं? 1800 ईस्वी में। तो भाई अगर ये पूछा जाए कि हम्पी की खोज किसने करी थी? तो आपको कर्नल मैकेंजी का नाम लेना है। कब की थी? 1800 में करी थी। और हमारे जो कर्नल मैकेंजी जी है ना, ये बेसिकली एक अंग्रेजी अधिकारी है या फिर एक ईस्ट इंडिया कंपनी में ये काम किया करते थे, ठीक है? और इन्होंने हम्पी का पहला मानचित्र बनाया था, सर्वेक्षण मानचित्र। अबे सर्वेक्षण मानचित्र क्या होता है? मान लो ये हम्पी की खोज करते हैं, ठीक है? हम्पी में इन्होंने क्या-क्या चीज़ें देखी, किस-किस डायरेक्शन में, वहाँ पे गलियाँ कैसी थी, वहाँ के रोड कैसे थे, वहाँ की सड़कें कैसी थी, वहाँ पे कहाँ पे क्या घर था, ये सारी चीज़ों का इन्होंने एक मानचित्र बनाया, एक नक्शा बनाया। तो पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने बनाया? ये चीज़ एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। तो इसके लिए आपको किसका नाम बताना है? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने, ठीक है भाई? इन्होंने पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया था हम्पी का। अब एक बार हम इनके बारे में जान लेते हैं, कॉलिन मैकेंजी का थोड़ा-सा परिचय देख लेते हैं। तो भाई ये देखो कॉलिन मैकेंजी, ये मैंने इनकी इमेज लगा रखी है।
ये हमारे कॉलोन मैकेंजी जी हैं, ठीक है, बुक में दे रखी है इमेज। इनका जन्म हुआ था भाई 1754 में। इनकी पहचान, ये एक अभियंता थे, एक सर्वेक्षक थे और एक मानचित्रकार थे। मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदे थे, बहुत सारी चीजें इन्हें आती थी। एक अंग्रेजी अधिकारी भी थे, ठीक है। 1815 इन्हें एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है सबसे पहले 1815 में, ठीक है भाई। इनकी मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु भाई इनके 1821 में हो जाती है और मृत्यु तक ये इसी पद पर बने रहते, ठीक है। ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था ये पता होना चाहिए, क्या करते थे ये पता होना चाहिए, और इन्हें भारत का सर्वेयर जनरल कब नियुक्त किया गया ये भी पता होना चाहिए। और इनकी मृत्यु हमारे 1821 में हो गई थी, ठीक है भाई। इनके कार्य को समझने से पहले ना थोड़ा हम ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ लेते हैं। हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक बार इसे समझ लेते हैं। EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये भारत कब आती है एक बार आपको मैं बता देता हूँ। देखो, भारत आती है हमारी 1608 में, ठीक है। किस मोटिव से आती है कि भारत में जाएंगे और वहां पे करेंगे खूब व्यापार, पैसा वैसा कमाएंगे, व्यापार व्यापार करेंगे, अपना सामान इधर से उधर बेचेंगे और पैसा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। इस मोटिव से आती है। पर ये भारत में आते हैं, भारत के यहाँ के लोगों को देखते हैं, पूरा व्यापार व्यापार करते हैं। इन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो थोड़े राजा महाराजा है ना, ये सही तरीके से नहीं है। अगर हम इनको थोड़ा सा लालच वालच दे तो ये हमारे गुलाम बन जाएंगे। तो ऐसे ही करते 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 कि एक टाइम पे आके क्या करते हैं, भारत के ऊपर ही अपना कंट्रोल जमा लेते हैं, अपना शासन जमा लेते हैं और यहाँ के राजा महाराजा को सबको अपने अंडर कर लेते हैं, ठीक है। आए थे व्यापार करने, पर यहाँ पे क्या करने लग गए, शासन करने लग जाते हैं, रूल करने लग जाते हैं। और रूल करते करते हमें कितने समय तक रूल करते हैं हम पे, 1947 तक, 1947 में जाके हमें इनसे आजादी जो है वो मिलती है ना। कैसे आई, व्यापार करने आए और व्यापार के बहाने हम पे भैया लूट मचा दी यहाँ पे, और इन्होंने अपना शासन जमा लिया। तो ये जो हमारे कॉलोन मैकेंजी जी थे भाई, ये भारत के इतिहास को समझने के लिए, भारत की हिस्ट्री को समझने के लिए, और यहाँ का जो कॉलोनिज्म था, जो उपनिवेशवाद था यहाँ पर, इस चीज को और आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए उन्होंने भारत के इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया। भारत के इतिहास की जानकारी इन्होंने इकट्ठा करनी स्टार्ट कर दी। जो भी हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड स्थल हुआ करते थे, उनका इन्होंने सर्वेक्षण करना भी स्टार्ट कर दिया, सर्वे करना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है भाई। तो भाई ये चीज मैंने आपको बताई थी कि इस स्थान का सबसे पहले जो हमारा मानचित्र बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था, कॉलन मैकेंजी के द्वारा ही बनाया गया था। और इन्होंने बेसिकली ये जो जानकारी इकट्ठा करी थी ना, अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो कॉलन मैकेंजी ने जानकारी इकट्ठा करी है, जो इतिहास से रिलेटेड जो हमारा सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया गया है, ये किस बेस के ऊपर तैयार किया, मतलब इसका बेस क्या है, कैसे इन्होंने जानकारी इकट्ठा की, इसमें कितनी % सच्चाई है, कितना % इसमें सच है, इस चीज के बारे में क्या बताओगे। तो भाई देखो, इन्होंने जो जानकारी हासिल करी है शुरुआती, इन्होंने बेसिकली जो विरूपाक्ष मंदिर के हमारे पुरोहित हुआ करते थे, जो पंडित जी हुआ करते थे, या फिर जो पंपा देवी के पूजा स्थल के जो पुरोहित हुआ करते थे, उनके द्वारा ये जानकारी इन्होंने बेसिकली इकट्ठा की है। देखो, ये विरूपाक्ष मंदिर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये मंदिर हमारा साउथ का बहुत ही फेमस मंदिर है, इसका नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है भाई। देखो, 1836 में क्या होता है भाई, हमारे जब विजयनगर साम्राज्य में भाई ये जो हमारा हम्पी था, बेसिकली हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जब इसका सर्वेक्षण किया जा रहा होता है, जब इसका सर्वे किया जा रहा होता है, तो यहाँ पे भाई हमें बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। अब अभिलेख तो आपको लोगों को पता ही होगा, है ना। तो भाई बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। अब उन अभिलेख मिले तो उन अभिलेखों पर भाई बहुत सारी जानकारियां लिखी होंगी, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। तो उसे पढ़ने के बाद हम भाई विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन हो गया, विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति हो गई, विजयनगर साम्राज्य का जो धार्मिक जीवन था, उन सारी चीजों को इन अभिलेखों के माध्यम से समझ सकते थे। तो ये हमें अभिलेख कब मिले थे, 1836 ईसा में मिलते हैं, ठीक है भाई। 1856 में क्या होता है, जो छाया चित्रकार हुआ करते, जो चित्र बनाया करते थे ना, उन लोगों वो लोग क्या करते हैं भाई, जो हमें भाई हम्पी से कोई मान लो कोई घर मिल गया है ना, कोई महल मिल गया या कोई आकृति मिल गई, कोई बहुत बड़ा भवन मिल गया, तो उन सारी चीजों का इन्होंने चित्र बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्यों चित्र बनाना स्टार्ट कर दिया, कि भाई इन फ्यूचर में कोई भाई बंदा आ जाए, कोई उसे चित्र दिखा तो सकते हैं, वो उन चित्र को देखे कुछ ना कुछ तो अंदाजा लगा सकता है, उसके ऊपर भाई शोध कर सकता है, रिसर्च कर सकता है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसलिए उन चीजों का इन्होंने चित्र बनाना स्टार्ट कर दिया था 1856 में, ठीक है। अब भाई इतिहास का पुनर्निर्माण, भाई जो हमें यहाँ से भाई हम्पी से भाई हमें जो अभिलेख मिले, उन अभिलेखों को पढ़ा गया। तो भाई उन अभिलेखों में भाई हमें ये भी देखने को मिलता है कि भाई बहुत सारे ट्रेवलर हुआ करते थे, बहुत सारे विदेशी यात्री हुआ करते थे, वो लोग भी भारत आए थे। उन लोग, अब भाई वो लोग भारत आए होंगे तो उन लोगों ने भी भाई भारत के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। तो जब उन विदेशी यात्रियों के भाई जब ग्रंथों को देखा गया, उनकी बुकों को देखा गया कि उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है, तो उन सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करके देखा गया कि जो हमें विजयनगर साम्राज्य से या फिर जो हम्पी से जो हमें चीजें मिली हैं, उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, और कहीं ना कहीं जो विदेशी यात्री हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बुक्स में क्या बताया, उन्होंने अपनी बुकों में क्या क्या चीजें बताई हैं, उन सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर कर देखा गया। इसके अलावा भाई वहाँ की जो साहित्यिक रचनाएं हुआ करती थी, देखो साहित्यिक रचनाएं क्या होती हैं, जैसे कि भाई कोई ग्रंथ की रचना कर दी गई, कोई बुक्स की रचना कर दी गई, कोई संगीत की रचना कर दी गई, कोई धार्मिक ग्रंथ की रचना कर दी गई।
तो ये सारी चीजें साहित्यिक ग्रंथ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में भाई साउथ की तरफ भी, दक्षिण भारत में भाई बहुत सारे तेलुगु ग्रंथों की रचना की गई थी, कन्नड़ में ग्रंथों की रचना की गई थी, तमिल में ग्रंथों की रचना की गई थी, संस्कृत में ग्रंथों की रचना की गई थी। इन सारे ग्रंथों के अंदर विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, ये सारी चीजों के द्वारा, इन सारी चीजों के जरिए ही कहीं ना कहीं हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी जो है इकट्ठा कर पाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है राय, नायक तथा सुल्तान। देखो, राय और जो नायक है ना, इनका एक अलग से टॉपिक भी आ गया, तो वहां पे इसे अच्छे से समझेंगे। पर मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि राय क्या आते हैं और नायक क्या आते हैं। देखो, जो भाई हमारे विजयनगर साम्राज्य के जो राजा वाजा हुआ करते थे ना, वो क्या क्या करते थे, अपने नाम के पीछे राय लगा दिया करते थे। जैसे हम अब नॉर्मली जैसे सरनेम होता है ना, जैसे नॉर्मली सरनेम होता है जैसे कि विराट कोहली, तो उसके पीछे जो कोहली लग रहा है वो क्या है, उसका सरनेम है कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही जो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे ना, वो भी अपने नाम के पीछे भाई एक सरनेम टाइप से लगा दिया करते, जो कि क्या हुआ करता था, राय हुआ करता था। जैसे यहाँ के जो सबसे फेमस राजा हैं वो है हमारे कृष्णदेव राय। अब ये कृष्णदेव राय के पीछे क्या लग रहा है, राय जैसे शब्द लग रहा है, तो बस यही राय हुआ करते थे। अगर कोई पूछे राय क्या था, तो भाई विजयनगर साम्राज्य के राजा महाराजा अपने नाम के पीछे राय शब्द जोड़ा करते थे, एक उपाधि के तौर पे या फिर एक सरनेम के तौर पे। तो यहाँ पे आपको जितने राजा देखने को मिलेंगे ना कहीं वो अपने नाम के पीछे राय शब्द जोड़ा करते थे, जैसे कि कृष्णदेव राय हो गए, इसके अलावा देवराय, देवराय प्रथम हो गए, ऐसी देवराय द्वितीय हो गए, ये दोनों भी थे। इन ये भी विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, और इन्होंने भी अपने नाम के पीछे राय शब्द जो है वो जोड़ रखा था, ठीक है। तो राय का क्या मतलब हो गया, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे वो अपने नाम के पीछे राय शब्द जोड़ा करते थे। अब इसके अलावा नायक, ये नायक कौन थे, तो भाई देखो, विजयनगर साम्राज्य में जो सेना हुआ करती थी, उन सेना का जो कमांडर हुआ करता था, जो कैप्टन हुआ करता था कहीं ना कहीं, उसे हम नायक कहा करते थे, ठीक है भाई। इनके बारे में, इन दोनों के बारे में आगे जाके थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट हमारा जो सुल्तान बसता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो कोई साम्राज्य की विशेषता है, देखो मैंने आपको स्थापना के बारे में आपको बता ही दिया था कि इसकी स्थापना हमारे 336 में हुई थी, दो भाइयों ने करी थी जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। देखो, ये जो साम्राज्य था ना, ये दक्षिण भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट साम्राज्य अपने समय का रहा था। क्यों? क्योंकि भाई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था कोई, ये बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था अपने समय का। ये साम्राज्य अपने समय में भाई नॉर्थ इंडिया के जो हमारे साम्राज्य हुआ करते होंगे उस समय में, जो मुगल सल्तनत हुआ करती होगी, नहीं मुगल सल्तनत नहीं, जो हमारी दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, कहीं ना कहीं उस साम्राज्य को भी टक्कर देने लायक ये साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है भाई। भाई देखो, विजयनगर साम्राज्य जो हुआ करता था ना, इस साम्राज्य के बहुत सारे दुश्मन हुआ करते थे। दुश्मन जैसे भाई देखो, मैंने आपको इस चीज बताई दी थी कि विजयनगर साम्राज्य जो है अपने समय का शक्तिशाली साम्राज्य रहा था, और खूब फला फूला था। यहाँ पे मतलब हर चीज से संपन्न था ये साम्राज्य। यहाँ पे पैसे वैसे की, खाने पीने की, किसी चीज की कोई कमी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। तो इसी कारण से क्या हुआ था, तो इसके आसपास के जो साम्राज्य हुआ करते थे, इसके आसपास के जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो इस साम्राज्य से काफी जला करते थे, मतलब एक जेलिसी फील किया करते थे, और कहीं ना कहीं साम्राज्य को वो लोग खत्म करना चाहते थे। तो हो क्या रहा था, मान लो अब ये हमारा विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, इसके आसपास में भाई कौन कौन से साम्राज्य हुआ करते थे, जैसे दक्कन के सुल्तान हुआ करते थे, जिसमें भाई हमारे गोलकुंडा के सुल्तान हो गए, बीजापुर के सुल्तान हो गए, अहमदनगर के सुल्तान हो गए, या अलग अलग एरिया के जो छोटे मोटे राजा हुआ करते थे वो हुआ करते थे। और इसके अलावा उड़ीसा के कुछ गजपति हुआ करते थे, मतलब उड़ीसा साम्राज्य हुआ करता था, उसके आगे भी राजा हुआ करते थे। ये सारे साम्राज्य मिलके ना कहीं इस विजयनगर साम्राज्य से जला करते थे, मतलब जेलिसी फील किया करते थे, और इस साम्राज्य को वो कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते थे। तो इसी कारण से क्या होता था भाई, इनके बीच में आपसी टकराव हमेशा चलता रहता था। कभी इसके साथ युद्ध हो रहा है, कभी इसके साथ युद्ध हो रहा है, कभी इसके साथ युद्ध हो रहा है, इस तरीके से इन सारों के साथ युद्ध होता रहता था, ठीक है भाई। तो भाई जो हमारे विजयनगर के शासक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी उत्तरी सीमा पर दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के जो गजपति शासक हुआ करते थे, उनके साथ काफी युद्ध विद्ध जो किया है, उनके साथ काफी स्ट्रगल या फिर काफी संघर्ष जो है वो किया है, ठीक है भाई। संघर्ष का मेनली मोटिव क्या हुआ करते थे, मैंने आपको बता ही दिया भाई। यहाँ का जो साम्राज्य था काफी अच्छा खासा था, काफी फला फूला था, यहाँ पे किसी भी चीज की कमी अमी यहाँ पे नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यही एक कुछ कारण थे जिस कारण से ये लोग इनसे जला करते थे। देखो, जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है ना, इस साम्राज्य के ऊपर कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य के राजाओं से पहले भाई और भी तो शासक हुआ करते होंगे इस साम्राज्य से पहले। तो कहीं ना कहीं उनमें भी भाई जो चोल शासक हुआ करते थे, जो होयसैल शासक हुआ करते थे, इन साम्राज्य के राजाओं ने या फिर इन राजाओं ने कहीं ना कहीं पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले यहाँ का जो एरिया रहा होगा उस हिस्से में कहीं ना कहीं चोल शासक हो गए, होयसैल शासक हो गए, इन राजाओं ने यहाँ पे पहले शासन किया होगा। तो भाई ये जो चोल शासक हुआ करते थे, जो होयसैल शासक हुआ करते थे, भाई कहीं ना बहुत ही भक्ति वाले शासक हुआ करते थे ये लोग। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई इन शासकों ने, चोल शासकों ने, होयसैल शासकों ने कहीं ना कहीं बहुत सारे मंदिरों का निर्माण जो है ना वो करवा रखा है अपने समय। भाई ये मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं लोग, तो इससे में यही तो पता लगा, अंदाजा यही तो लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाँ भाई लोग काफी धार्मिक जो है वो
हुआ करते होंगे, है ना? तो भाई यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने भाई बहुत बड़े-बड़े मंदिरों का निर्माण कराया। उन मंदिरों का नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण करवा रखा है। ऐसी बेलूर का चंकेश्वर मंदिर, ठीक है? इन मंदिरों पर निर्माण कहीं न कहीं चोल शासक, होयसल शासक, इन्होंने करवा रखा है, ठीक है? और इन्हीं मंदिरों का संरक्षण बाद में किन्होंने किया? जो हमारे विजयनगर साम्राज्य के शासक हुआ करते थे, उन्हीं शासकों ने इन मंदिरों का बाद में जाके भाई इसका संरक्षण किया। कहीं न कहीं इसका रेनोवेशन करवाते रहे। जब भाई मंदिर कभी-कभार टूट भी तो सकता है, प्राचीन मंदिर है, वो टूट सकता है। तो कहीं न कहीं इन मंदिरों की रक्षा किन्होंने की? बाद में जाके। तो हमारे विजयनगर साम्राज्य के राजा महाराजा वो है, उन्होंने इस मंदिर का संरक्षण बाद में किया है। ठीक है भाई? अब शासक और व्यापारी, थोड़ा-सा राजाओं के बारे में समझ लेते हैं और व्यापारी के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है भाई? इससे पहले एक बार हम इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो आपकी बुकों में ना ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे पैराग्राफ होते हैं। तो भाई उन पैराग्राफों को भी ना ज़रूर पढ़ लिया करो। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर से भी एमसीक्यू बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है? मैंने जो इम्पोर्टेंट है उन्हें लगाने हैं, बाकी आपको बुक के अंदर आपको जो दिखे सारों को पढ़ना चाहिए हमेशा, ठीक है? क्योंकि इसमें से एमसीक्यू पक्का बन जाते हैं। तो भाई देखो टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा हाथी, घोड़े और लोग। ये जो हमारा गजपति शब्द है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई क्या नाम है, विजयनगर साम्राज्य के शासकों का संघर्ष चलता था। किससे चलता था? सुल्तानों से और उड़ीसा के गजपतियों से। तो जो हमारा गजपति है, इसका मतलब क्या होता है? भाई देखो गजपति कौन होता है? गज गज किसे कहते हैं हम संस्कृत में? गज का मतलब होता है हाथी। तो गजपति का जो सिंपल सा मीनिंग हुआ करता था वो होता था हाथियों का स्वामी, मतलब जिसके पास बहुत सारे हाथी हैं और वो उनका मालिक है। भाई देखो 15वीं शताब्दी में भाई उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम हुआ करता था गजपति। मतलब भाई उड़ीसा के अंदर एक साम्राज्य हुआ करता था, एक वंश हुआ करता था जिसे हम गजपति कहा करते थे। क्यों कहा करते थे गजपति भाई? क्योंकि उनके पास भाई बहुत सारे हाथी हुआ करते थे और वो उन हाथी के मालिक हुआ करते थे। देखो ये हाथी हो गए, घोड़े हो गए, भाई इनका ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है युद्ध के अंदर। क्यों भाई? जो हाथी है युद्ध के लिए बहुत ज़रूरी है, जो घोड़े हैं वो युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारे दक्कन के सुल्तान हुआ करते थे, इन्हें हम अश्वति कहा करते थे। देखो अश्व को हम कहते हैं घोड़ा। तो जो घोड़ों के मालिक हुआ करते थे, जिनके पास बहुत सारे घोड़े हुआ करते थे, उन्हें हम अश्वपति कहा करते थे। और ये किनके पास हुआ करते थे? दक्कन के सुल्तानों के पास, ठीक है? तो उड़ीसा के जो गजपति थे उनके पास बहुत सारे हाथी थे, जो दक्कन के सुल्तान हुआ करते थे उनके पास बहुत सारे घोड़े हुआ करते थे। और जो राय लोग हुआ करते थे, राय कौन थे? विजयनगर के शासक जो हुआ करते थे, वो उन्हें नरपति कहा जाता था। अब ये नरपति क्या होते हैं भाई? नर का मतलब होता है व्यक्ति या फिर लोग। तो जो लोगों के मालिक हुआ करते थे, मतलब उनके पास मैन पावर थी, लोगों की पावर थी, मतलब उनके पास बहुत सारे लोग हुआ करते थे, बहुत सारे सैनिक हुआ करते होंगे। देखो उड़ीसा के शासक के पास हमारे भाई बहुत सारे हाथी है, दक्कन के सुल्तान के पास बहुत सारे घोड़े हैं और ऐसी विजयनगर साम्राज्य के जो शासक है उनके पास बहुत सारे सैनिक है या फिर बहुत सारे लोग हैं। ठीक है भाई? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब शासक के बारे में देख लेते हैं। देखो अश्व सेना पर आधारित युद्ध कला। देखो इस समय में भाई मेनली जो युद्ध हुआ करती थी, जो लड़ाई हुआ करती थी, वो आज के समय तो है नहीं कि भाई आपसे मेरी लड़ाई होगी, मैं आपके ऊपर परमाणु बम छोड़ दूंगा या फिर मिसाइल छोड़ दूंगा, बंदूकों से लड़ाई करने लग जाऊंगा। उस समय में तो भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं करता होगा। उस समय में मेनली लड़ाई हुआ करती होगी भाई, वो भाई तलवार वलवार के बेस पे हुआ करती होगी। मेरे पर तलवार है, तेरे पर तलवार है, आधा लड़ ले भाई, इस तरीके से तो युद्ध कला चलती होगी इस समय में, है ना? पर तलवारों के अलावा, मैन के अलावा वहां पे उस समय अश्वसेना आधारित युद्ध कला हुआ करती है। अश्वसेना जैसे आपने भाई सीरियल में अगर कोई राजा महाराजा वाला कोई सीरियल देखा होगा तो उसमें देखा होगा ना, वो घोड़ों पे बैठकर जाते हैं युद्ध लड़ने और घोड़ों पे बैठे बैठे ही तलवारबाजी करते हैं, युद्ध कला करते हैं। तो उस समय में भी ऐसे ही युद्ध जो है वो हुआ करता था, जिसमें हम वो व्यक्ति घोड़ों पे बैठ के जाते थे, घोड़ों पे जाके मिलनी लड़ाई वो किया करते थे, ठीक है? और जिसके पास ज्यादा घोड़े हैं, जिसके पास एक अच्छी खासी अश्व सेना है, मतलब घोड़ों वाली सेना है, उस सेना का जीतना थोड़ा ज्यादा पॉसिबल हुआ करता था। मान लेते हैं एक सेना हमारी ए है और एक सेना हमारी बी है, ठीक है? इसके पास मान लो 100 घोड़े वाली सैनिक है और इसके बाद ये 50 घोड़ों वाली सेना है। तो मेनली जो चांस होंगे जीतने के, वो कहीं ना कहीं इस सेना के होंगे जिसके पास ज्यादा घोड़े हैं, ठीक है? तो ये हुआ करता था उस समय में अश्व सेना आधारित वाली युद्ध कला हुआ करती थी। अब घोड़ों के आयात की आवश्यकता, भाई देखो मैंने आपको बताया, जबकि अश्व सेना आधारित वाली युद्ध कला, तो भाई इन्हें कहीं ना कहीं से घोड़ों की भी तो जरूरत पड़ेगी। अब ज्यादा घोड़े भाई मंगवाने पड़ेंगे ना कहीं से, इनके पास भाई घोड़े नहीं है तो इन्हें कहीं और से मंगवाने पड़ेंगे। तो कहीं और से कहाँ से मंगवाते थे ये लोग? बेसिकली जो हमारे अरब के देश हैं, जो मध्य एशिया के देश हैं, उन देशों से ये लोग घोड़ों को आयात करते थे, घोड़े मंगवाया करते थे। क्यों मंगवाया करते थे? युद्ध कला के लिए, युद्ध के लिए, अपने पड़ोसी राज्य को हराने के लिए, ठीक है? तो इन्हें कहीं ना कहीं अरब और मध्य एशिया के देशों से घोड़ों को आयात करवाना पड़ता था। अब पुर्तगालियों का आगमन देखो 1498 में हमारे पुर्तगाली कौन आया था सबसे पहले? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 1498 भाई वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति था पुर्तगाल से, जो कि भारत में आता है, ठीक है? और ऐसा भी कहा जाता है कि क्या नाम है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी।
तो बेसिकली उन्होंने खोज वोज नहीं करी थी, उन्होंने बेसिकली समुद्री रास्तों की खोज करी थी कि वो कहाँ से किन रास्तों के थ्रू भारत में आया जा सकता है, इन रास्तों की खोज करी थी, ना कि उन्होंने भारत की खोज कर दी थी। ठीक है, तो अब भाई जब पुर्तगाल का व्यक्ति भाई वास्को डी गामा भारत आता है, फिर भाई वापस जाता है अपने आगे लोगों को बताता है कि मैंने अभी भारत की ऐसे ऐसे खोज करी है, अब चलो वहां पे चलते हैं, व्यापार व्यापार करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं दूर दूर के देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध जो है वो स्थापित होने लगा था। अब पुर्तगालियों की सामरिक तकनीक, भाई देखो ये जो हमारे पुर्तगाली लोग थे ना, इन्हें बंदूक बंदूक बनाना आती थी, बंदूक बंदूक चलाना आती थी। तो अब भाई एक बंदा है जो कि नॉर्मल तलवार से लड़ रहा है, और एक बंदा है जिसके पास अच्छी खासी बंदूकों से बंदूक चलाना भी आती है ढंग से। तो भाई जाहिर सी बात है, जो बंदूक वाला व्यक्ति है वो दूर से निशाने लगा के भाई दूसरे बंदी को मार सकता है ना। तो इस कारण से जो हमारे पुर्तगाली लोग थे, इन लोगों का विजयनगर साम्राज्य के अंदर, विजयनगर के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने इनका स्वागत किया और कहीं ना इनका सम्मान किया। क्यों? ताकि इस साम्राज्य के जो लोग हैं, इन लोगों के पास भी इस तरीके के हथियार आ सके जो कहीं ना कहीं पुर्तगाली लोगों के पास हुआ करते होंगे। ये हमने शस्त्र के बारे में समझा। अब व्यापारियों के बारे में समझ लेते हैं। देखो भाई, अरब व्यापारियों का नियंत्रण। देखो स्टार्ट मैंने आपको ऊपर बताई दिया कि जो भाई घोड़ों का व्यापार हुआ करते थे, भाई घोड़ों का जो आयात करवाया करते थे, ये कहीं ना कहीं हम अरब के देशों से करवाया करते थे या फिर मध्य एशिया के देशों से कराया करते थे। क्यों करवाया करते थे भाई? क्योंकि घोड़े भाई जो कि युद्ध कला के अंदर इनका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस हुआ करता था, इसलिए राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं घोड़ों को अलग अलग देशों से मंगवाया करते थे। ठीक है, तो शुरुआत में भाई जो मेनली घोड़ों का व्यापार हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अरब व्यापारी लोगों के साथ हुआ करता था, इन्हीं के यहाँ से घोड़ों को मंगवाया जाता था। अब स्थानीय व्यापारी समूह, तो भाई देखो ये जो हमारे कुदरई चेट्टी हुआ करते थे, इसका मतलब आपसे पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि कुदरई चेट्टी का क्या मतलब है। तो भाई इसका सिंपल सा मतलब है, जो घोड़ों का व्यापार करता था, जो घोड़ों को बेचा करता था ना, उसे हम कुदरई चेट्टी कहा करते थे। ठीक है, तो चेट्टी लिखा आ जाए फिर कुदरई चेट्टी लिखा आ जाए, तो आपको सिंपल सा टिक कर देना है कि घोड़ों के व्यापारी, जो घोड़ों के व्यापारी हुआ करते थे, उन्हें ही कुदरई चेट्टी कहा जाता था। ठीक है, तो भाई जो आसपास के लोकल व्यापारी हुआ करते ना, वो भी घोड़ों को बेचा करते थे, तो उनके साथ भी घोड़ों का व्यापार किया जाता था। अब विजयनगर के भाई कुछ प्रसिद्ध बाजार भी हुआ करते थे। कौन कौन से बाजार हुआ करते थे? तो भाई देखो, यहाँ पे भाई बहुत फेमस मसालों का बाजार हुआ करता था, कपड़ों का बाजार हुआ करता था, रत्नों का बाजार हुआ करता था। इन बाजार के द्वारा ही इस साम्राज्य की इकोनॉमी कहीं ना कहीं चलती थी। अब भाई देखो, बाजार तो देखो आज के समय में भी है ना। अब बाजारों में बेसिकली क्या भाई, हर सारी चीजें मिल जाती है ना। तो इसी तरीके से भाई इस समय बाजार हुआ करता था, जहाँ पे वो लोग मसाले वसाले का बाजार हुआ करता था, वस्तुओं का बाजार हुआ करता था, रत्नों का बाजार हुआ करता था। तो ये सारी चीजें बाजार के अंदर मिल जाती थी, और इसी के थ्रू यहाँ की इकोनॉमी जो कहीं ना कहीं चला करती थी। ठीक है, व्यापार और प्रतिष्ठा। भाई देखो, जो व्यापार है ना, इसे कहीं ना कहीं एक अच्छी इमेज का प्रतीक माना जाता था, एक अच्छी प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता। कैसे प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था? मान लो जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है, जाहिर सी बात है उसके पास भाई अच्छे खासे पैसे होंगे, वो इनकम अच्छी जनरेट कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं धनी वर्ग होगा। तो व्यापारी कौन है? एक धनी वर्ग है, और जो जो धनी है, जिसके पास पैसा है, उसकी तो इज्जत की ही जाती है ना। तो व्यापारियों की इज्जत, या फिर जो धनी वर्ग हुआ करता, तो कहीं ना कहीं उसकी इज्जत भी की जाती थी। अब विदेशी वस्तुओं की मांग, देखो जब भाई यहाँ पे विदेशी लोग आ गए थे, अंग्रेज लोग आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे कहीं ना कहीं, तो वो लोग जो आए थे यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यापार करने तो आए थे, व्यापार करने लगते हैं वो अपने यहाँ से देशों से, अपने देशों से क्या लाते हैं? अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण लेकर आते हैं, महंगे महंगे रत्न लेकर आते हैं, और उसको यहाँ पर आके बेचा कर देते। तो देखो, जो विजयनगर के साम्राज्य की जो जनता हुआ करती थी ना, वो भाई अच्छी खासी अमीर जनता थी, पैसों वाली जनता हुआ करती थी। जब वो ये सारी चीजें देखते कि भाई इतने अच्छे आभूषण है, इतनी अच्छी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता उन सभी चीजों की मांग करती है कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। तो विदेशी जो लोग हुआ करते थे, यहाँ पर आके व्यापार करना चाह रहे थे, उनके लिए और फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता को ये चीजें पसंद आ रही है भाई, वो तो गाड़ी खरीदेंगी, तो भाई वहां से लेकर आते थे विदेशों से, और यहाँ पे लाकर महंगे महंगे में बेच दिया कर देते हैं। अब राज्यों की समृद्धि में योगदान, तो देखो जो व्यापार हुआ करता था, इससे भाई काफी इनकम जनरेट हो जाया करती थी। तो कहीं ना कहीं व्यापार के थ्रू जो राजस्व होता है, मतलब राजस्व समझ रहे हो ना, राजा महाराजा को जो धन हुआ करता था, राजा महाराजा को जो एक बैंक टाइप सा हुआ करता था, उसके अंदर अच्छा खासा पैसा जो जाया करता था, वो व्यापार के थ्रू ही जाया करता था। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राज्य का चरमोत्कर्ष पतन। अब इस राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या हुआ, इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो देखो, ये जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है, इस साम्राज्य के अंदर आपको मेनली 4 वंशों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब कौन कौन से वंश है वो मैंने नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, इस साम्राज्य के अंदर सिर्फ 4 वंश होते हैं, चारों वंशों का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला हुआ था हमारा संगम वंश, दूसरा वंश था हमारा सुलभ वंश, तीसरा वंश था हमारा तुलभ वंश, और चौथा वंश था हमारा अराबिंदु वंश। इन चारों वंशों का सीक्वेंस वाइज आपको नाम याद होना चाहिए, इनकी स्थापना कभी, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संगम वंश की जो स्थापना होती है भाई, वो 1336 में हुई थी, जिसकी स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों ने की थी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी। और स्थापना से लेके कब तक बना रहता है? 1485 तक इस साम्राज्य के ऊपर किसने शासन किया?
संगम वंश ने शासन किया। ठीक है, 1485 में ये वाला वंश खत्म हो जाता है और दूसरा वंश आता है। उस वंश का क्या नाम था? सुलुभ वंश। सुलुभ वंश का जो शासन हुआ था वो 1485 लेके 1503 तक का हुआ था। ठीक है, इसमें कोई मेन शासक हुआ नहीं तो इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, अब तुलुभ वंश आता है हमारा 1503 में, और 1503 से लेकर कृष्णदेव राय की मृत्यु तक इस वंश का ही इस साम्राज्य के ऊपर शासन रहा। देखो कृष्णदेव जो राय थे ना, इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे कृष्णदेव राय थे, ये किस वंश के शासक थे? तो तुलुभ वंश के शासक थे। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1503 में इस वंश की स्थापना जो मेनली हुई थी। ठीक है, और सबसे लास्ट में इसका वंश आता है अराविदु वंश, या फिर अराविडु वंश भी कहते हैं। ठीक है, अराविदु वंश आता है 1542 में, वंश सामने आता है, सत्ता में आता है, और 17वीं शताब्दी के अंत तक यही वंश इस साम्राज्य के प्रशासन में वो करता रहता है। ठीक है, ये 4 वंश हुए थे। इन चारों का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, कब कब स्थापना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब हम समझ लेते हैं अपने भाई कृष्णदेव राय जी के बारे में। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले कृष्णदेव राय का शासन। देखो कृष्णदेव राय जो थे हमारे तुलुभ वंश के शासक थे। मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, इस वंश की स्थापना 1503 में ही थी। देखो कृष्णदेव राय की शासन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी ना कि मान लो ये हमारा विजयनगर साम्राज्य अगर हुआ करता होगा तो इन्होंने अपने साम्राज्य की काफी विस्तार करा। विस्तार कैसे किया? अपने आसपास के एरिया के शासकों को हरा दिया और उनको अपने पार्ट में मिला दिया। ठीक है, तो कब मिलाया? तो देखो इन्होंने रायचूर दुआब के 1512 में, उड़ीसा के शासक को 1514 में, और बीजापुर के सुल्तान को 1520 में इन्होंने हरा दिया और इन सभी को अपने साम्राज्य के अंदर मिला दिया था। ठीक है भाई, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक मजबूत शासन की स्थापना करी। जो हमारे विजयनगर साम्राज्य की जो हमारे कृष्णदेव राय जी है ना, ये काफी अच्छे शासक हुए थे अपने समय के। और अगर आप लोगों ने वो तेनाली रामा वाला नाटक आता अगर वो देखा होगा, वो जो उस नाटक के अंदर जो साम्राज्य दिखाया गया है ना, वो विजयनगर साम्राज्य ही दिखाया गया है। और वो जो राजा भी दिखाता है वो भी वही हमारा कृष्णदेव राय है। ठीक है, मतलब असली वाला राजा वो नहीं है, पर कहीं ना कहीं वही कैरेक्टर बेस है। ठीक है, तो वो विजयनगर साम्राज्य के बारे में दिखाया गया और कहीं ना कहीं वो हमारा राजा कृष्णदेव राय है। और वो जो तेनाली रामन आता है ना, जो एक व्यक्ति है तेनालीरामा, उस नाम का भी व्यक्ति एक हुआ करता था इस साम्राज्य में। ठीक है, पर उतना हमें पढ़ना ही नहीं है इसके बारे में। तो भाई देखो कब कब इसने हराया, तो 1512 में इन्हें भाई रायचूर दुआब के क्षेत्र के राजा को हरा दिया। 1514 में इसने उड़ीसा के राजा को हरा दिया और बीजापुर के सुल्तान को इसने 1520 में हरा दिया था। इन राज्यों को अपने साम्राज्य के अंदर मिला दिया था। अब समृद्धि और निर्माण कार्य, देखो हमारे जो कृष्णदेव राय था भाई, मैंने आपको बताई दिया, एक अच्छा शासक था, अच्छा राजा था। तो इसके टाइम पीरियड में भाई एकदम शांति वांति बनी रहती है, कोई युद्ध वुद्ध ज्यादा होते नहीं है, और युद्ध होते हैं तो ये भाई जीत ही जाता था। ठीक है, कोई विरोध विरोध होता था तो उसे दबाई दिया करता था। तो इसका जो साम्राज्य था इसके समय में एकदम समृद्धि पे फला फूला एकदम अच्छे खासे से चलता फिरता रहा था। ठीक है, इसने भाई बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी अपने समय में करवाया था। ठीक है, एक चीज आपसे पूछी जाती है कि नगलापुरम की स्थापना है, नगलापुरम क्या था? तो भाई देखो कृष्णदेव राय जो थे ना, इन्होंने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप एक नगर की स्थापना करी, एक नगर बसाया था जिसका नाम था नगलापुरम। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नगलापुरम क्या था, तो भाई कृष्णदेव राय ने भाई अपनी माँ के नाम पर विजयनगर साम्राज्य के अंदर एक नगर की स्थापना की थी जिसे नगलापुरम कहा जाता है। ठीक है, ये कृष्णदेव राय का ये टाइम पीरियड है जिसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अब कृष्णदेव की राय की मृत्यु तो देखो 1529 में ही पूछा जाता है। 1529 हमारे कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद राजकीय ढांचे में तनाव आ गया भाई। इनके बाद के जो उत्तराधिकारी आए ना विजयनगर साम्राज्य में, वो भाई बेकार थे। उनमें मतलब अकल वकल थी नहीं, कैसे चलाना कैसे साम्राज्य को चलाना, इतना उन्हें कुछ अकल वकल था नहीं, उन्हें कुछ पता वता था नहीं। तो इस कारण से क्या होता है, ये साम्राज्य है धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, खत्म उनसा होने लग जाता है। ये हमारे कृष्णदेव राय के बारे में हमने पढ़ा। कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है भाई, साम्राज्य ये वाला वंश ही हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा कहीं ना कहीं अराविदु वंश आता है। ठीक है, ये वंश हमारा भाई 1542 में आता है। ठीक है, 1542 में जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था ये किसके कंट्रोल में हो गया था? अराविदु वंश के जो शासक हुआ करते थे उनके कंट्रोल में हो गया था। ठीक है, और इस वंश ने लगभग लगभग कब तक शासन किया? 17वीं शताब्दी के अंत तक इस वंश ने शासन जो है वो किया था। ठीक है, अब सामरिक स्थिति देखो, इस काल में क्या होता है, विजयनगर के जो राजा हुआ करते थे, जो दक्कन के सुल्तान हुआ करते थे, उनके बीच में कभी कभी समझौता हो जाया करता था कि चलो भाई हम आपस में युद्ध बुद्ध नहीं करेंगे, मिलकर रहते हैं। और कभी कभी आपस में ही लड़ाई करने लग जाते थे, समझौते में तोड़ दिए और आपस में लड़ाई करने लग जाते थे। तो भाई ऐसा इसके इनके बीच में आपस में चलता रहता था। ठीक है, और भाई इस साम्राज्य के खत्म होने की ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी है कि साम्राज्य कैसे कैसे खत्म होता है, क्या क्या होता है यहाँ पर इस युद्ध में। कि बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो अराविदु वंश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, या फिर आप ऐसा सेनापति कह सकते हो या फिर प्रधानमंत्री कह सकते हो, जिनका नाम था हमारा भाई राम राय। ठीक है,
ये वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य के अराविदु वंश के। ठीक है, अब भाई इन्हें पता था कि ये जो दक्कन के सुल्तान है जितने भी, ये फिर ये बीजापुर हो गया, ये गोलकुंडा हो गया, या एक दो और थे ना, ये सारे मिलके भाई इन्हें पता था कि कहीं ना कहीं एक समय पे आके विजयनगर साम्राज्य के ऊपर हमला कर देंगे, है ना। तो ये क्या कोशिश करते हैं, ये जा जाके एक एक सुल्तान के साथ अपने गठबंधन करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, हम आपस से मिलजुल कर रहेंगे। इस तरीके से गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं, पर भाई इनका गठबंधन हो जाता है फेल। क्यों? क्योंकि भाई जो विजयनगर साम्राज्य था भाई भाई काफी फैलता जा रहा है, काफी बड़ा होता जा रहा है, शक्तिशाली होता जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जितने भी सुल्तान थे ना, जैसे दक्कन के, जैसे कि गोलकुंडा का हो गया, बीजापुर का हो गया, अहमदनगर का हो गया, बीदर का हो गया, ये 4-5 जगह के सुल्तान जो है वो आपस में मिलते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब समझ लो एक तरफ ये 4 जगह के सुल्तान, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर ये सुल्तान, और एक तरफ है विजयनगर साम्राज्य अकेला। ये सारे सुल्तान आपस में मिल जाते हैं कि चलो भाई इस विजयनगर साम्राज्य को आज खत्म ही कर देते हैं। तो इनकी सारी सेना आ जाती है, बहुत सारी सेना हो जाती है, और ये अकेला विजयनगर। भाई इनके बीच में युद्ध हो जाता है और कहीं ना कहीं ये लोग युद्ध हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतने सारे लोग मिलके भाई एक जने को मारेंगे तो जाहिर सी बात है वो हार ही जाएगा, है ना। तो इनके बीच में जो युद्ध होता है ना, इस युद्ध का नाम एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसको हम 2 नाम से जानते हैं, एक हमारा राक्षसी तांगड़ी या फिर तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, दोनों नाम लिखा आ जाए, दोनों का एक ही मतलब है। ये युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, मतलब इस युद्ध को लीड किसने करा था? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राम राय, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था विजयनगर साम्राज्य की ओर से। ठीक है, और दूसरी तरफ से हमारा बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया, इन तीनों जगहों की एक संयुक्त सेना हुआ करती थी। इनके बीच में युद्ध होता है और कहीं ना कहीं भाई हमारा जो विजयनगर साम्राज्य था ये साम्राज्य हार जाता है। जब भाई साम्राज्य हार जाता है तो भाई इन तीनों सुल्तानों की सेनाओं ने भाई विजयनगर साम्राज्य को अंदर खूब लूटपाट करी। यहाँ का पैसा वैसा जो जो चीजें थी सारी चीजों को यहाँ पे लूट लिया, लोगों को मारा, खून खराब, एकदम बहुत ही आतंक सा मचा दिया था इस साम्राज्य के अंदर। ठीक है, और कुछ ही समय बाद ये साम्राज्य धीरे धीरे करके पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब ये जो साम्राज्य भाई ये जो वंश हुआ करता था हमारा अराविद वंश, इस साम्राज्य के लोग यहाँ पे हारने वारने लग गए। इन्हें पता लगा कि हम तो युद्ध हार गए, तो ये लोग यहाँ से पीछे गए, दूसरी जगहों पर शासन करने लग गए। अराविद वंश ने भाई पहले पेनकुड़ा और बाद में चंद्रगिरी नाम की एक जगह हुआ करती थी तिरुपति के आसपास, वहां पर शासन करने लगे। ठीक है, और यही साम्राज्य का एक नया केंद्र बन गया। क्यों? क्योंकि भाई विजयनगर तो ये हार गए हैं, अब विजयनगर भाई सुल्तानों का कब्जा हो चुका है और उन्होंने इस साम्राज्य को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राय तथा नायक। अब हम समझते हैं अपना राय के बारे में, नायक के बारे में। तो अब देख लेते हैं नायक कौन होता है, राय कौन होता है। देखो राय मैंने आपको बता दिया था ऊपर की, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा राजा हुआ करते थे वो अपने नाम के पीछे राय शब्द जोड़ा करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हुआ करते थे ना, जो राजा हुआ करते थे जिन्हें सर्वोच्च सत्ता प्राप्त थी, उन्हें राय कहा जाता था। ठीक है, तो मतलब विजयनगर साम्राज्य का जो राजा है वो वहां का राय है। राय शब्द किसे डिनोट कर रहा है? वहां के राजा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो राय समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नायक है, नायक आपको मैंने बताया थी, तो सेना का कमांडर हुआ करता था। बहुत सारी सेना का जो लीडर है, जो कमांडर है, उसे नायक कहा जाता था। ठीक है, सेना प्रमुख और नियंत्रण। देखो सेना प्रमुख के पास किलों पर अधिकार होता था। देखो हमारा जो सेना का प्रमुख हुआ करता था, जो नायक हुआ करता था, उसके पास किलों का अधिकार हुआ करता। मतलब मान लो ये किला है हमारा, तो इस किले का पूरा कंट्रोल किसके पास होगा? नायक के पास होगा। इस पूरे किले की जिम्मेवारी किसकी? रक्षा करने की नायक की जिम्मेदारी है। नायक बताएगा कि इस वाले सैनिक को इधर खड़ा होना है, इस सैनिक को इधर खड़ा होना चाहिए, यहाँ से इसकी रक्षा करनी चाहिए। पूरा नायक का कंट्रोल हुआ करता था एक किले के ऊपर। ठीक है, उनके पास भाई सशस्त्र समर्थक हुआ करते, मतलब सैनिक हुआ करते थे जिनके पास हथियार हुआ करते थे। ठीक है, और इन्हीं सैनिकों की वजह से वो कहीं ना कहीं पूरी जगह पे, पूरे किले के ऊपर, अपने पूरे राज्य के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो बना कर रखते थे। अब भाई भ्रमणशील जीवन, ये जो सेना प्रमुख हुआ करते थे ना, एक स्थान पे नहीं टिकते थे। एक स्थान पे क्यों नहीं टिकते थे भाई? इन्हें भाई यहाँ पे भी रक्षा करनी है, यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे देखना है। तो ये कहीं ना कहीं भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ठीक है, और कई बार क्या हुआ करता था भाई, जो किसान विसान हुआ करते थे वो भी सेना कमांडरों के साथ कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पर निकल जाया करते थे उपजाऊ भूमि की तलाश में। अब नायक, देखो मैंने ये तो आपको बताई थी, इन जो सेना हुआ करती थी, इन सेना का जो प्रमुख हुआ करता था, जो हेड हुआ करता था, वही हमारा नायक हुआ करता था। और नायक सामान्यतः तेलुगु या फिर कन्नड़ भाषा में बातचीत किया करते थे। ठीक है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी साउथ की, ये कन्नड़ हुआ करती थी, तेलुगु हुआ करती थी। तो इन्हीं लैंग्वेजों में ये जो नायक हुआ करते थे बातचीत अपनी किया करते थे। प्रभु सत्तर विद्रोह, देखो कई जो नायक हुआ करते थे भाई वो विजयनगर साम्राज्य की जो सत्ता है, जो पावर है, कि राजा की बातों को स्वीकार कर लिया करते थे। फिर भी वो भाई अक्सर विद्रोह भी कर दिया करते थे, विद्रोह को भी कर दिया करते थे। भाई कभी बार क्या होता था ना कि भाई नायकों को कोई राजा की बात अच्छी नहीं लग रही, उसे नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं मान रहा उसकी बात, तो इस कारण से भाई राजा और
नायकों के बीच में कई विकार भाई थोड़ा सा टसल हो जाया करती थी, विद्रोह जैसी भावना उत्पन्न हो जाया करती थी। तो ऐसे में जो नायक हुआ करते थे वो राजा की बात ना मानकर उनके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया करते थे। तो ऐसे में भाई नायकों को कंट्रोल में करने के लिए भाई राजा के पास तो भाई बहुत बड़ी सेना है ना, ऐसे बहुत सारे कमांडर होंगे, बहुत सारे भाई नायक होंगे। एक नायक ने विद्रोह करा तो उसे दूसरा नायक उसको दबा देगा आराम से। ठीक है, तीसरा है हमारा अमर नायक प्रणाली। भाई ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब ये अमर नायक प्रणाली है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले तो राजनीतिक खोज। देखो जो अमर नायक प्रणाली है ना, ये जो विजयनगर की प्रणाली हुआ करती थी, ये वाली प्रणाली कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली सल्तनत की एक प्रणाली हुआ करती थी, इक्ता प्रणाली, इससे ही मिलती जुलती है। अब मैं आपको भाई अमर नायक प्रणाली समझाने से पहले इक्ता प्रणाली समझाता हूँ कि इक्ता प्रणाली क्या हुआ करती थी। दिल्ली सल्तनत की जितनी भूमि थी ना, मान लो दिल्ली सल्तनत की भूमि है, उस पर दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल है, तो इस भूमि को भाई क्या कर दिया, बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया गया। जैसे कि ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया गया। अब छोटे छोटे जो हिस्से है ना, इसे कहा जाता था इक्ता, और ये भूमि जिसे दी गई है उसे कहा है इक्तादारी। मान लो माँ की भाई हुआ क्या करता था, माँ के जो सेना वेना हुआ करते थे ना, उन्हें भाई अपने काम के बदले पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि उनके पैसे की जगह पे उन्हें उस भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, जिसे हम इक्ता कहा करते थे। ठीक है, मान लो एक सैनिक है, एक हमारा सेना का कमांडर है, उसे उसके काम के बदले पैसे नहीं दिए गए हैं, क्या दे दिया गया है, एक भूमि का टुकड़ा दे दिया गया है, जिसे हम इक्ता कहा करते थे। उस सैनिक का क्या काम है कि उसे उस भूमि के ऊपर से क्या करना है, राजस्व इकट्ठा करना है, टैक्स इकट्ठा करना है, और वो टैक्स ला के राजा को देना, और उसी टैक्स में से अपना भी काम वो कर सकता है, अपने लिए पैसे बचा सकता है। ठीक है, पैसे के बदले भूमि देने का जो प्रणाली हुआ करती थी, इसे हम इक्ता प्रणाली कहा करते थे। ठीक है, इक्ता प्रणाली के अंदर बेसिकली भूमि का टुकड़ा सैनिकों को दे दिया जाता था, जिसके ऊपर से वो टैक्स वैक्स वसूला करते थे। इसी तरीके से भाई विजयनगर साम्राज्य में भाई एक अमर नायक प्रणाली हुआ करती थी, जो इसी तरीके से कुछ मिलती जुलती प्रणाली हुआ करती थी। ठीक है, इसमें भाई भूमि का वितरण किया जाता था। देखो अमर नायक जो हुआ करते थे वो हमारे सैनिक कमांडर हुआ करते थे, ये चीज हमने आपको बताई थी, है ना। नायक कौन थे, सैनिक का कमांडर थे हुआ करते, सैनिक का कमांडर हुआ करते थे, जिन्हें राय प्रशासन के लिए राजस्व क्षेत्र प्रदान करते थे। अभी राय कौन है, ऊपर अभी हमने समझा था, राय कौन थे, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हें हम राय कहा करते। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की मान लो ये इतनी सारी, ये विजयनगर साम्राज्य की भूमि है, तो इस भूमि का कुछ हिस्सा मान लो इस तरीके से इसे टुकड़ों में बांट दिया गया है, तो ये एक टुकड़ा जो है ये एक मैंने सेना के कमांडर को दे दिया है। अब मैंने सेना को कमांडर को दे दिया है, तो उसका क्या काम है, उसका काम है कि इस भूमि के ऊपर से टैक्स वसूले, राजस्व वसूले, और राजस्व वसूल के क्या करे, राजा को लाके दे और अपने लिए भी बचा ले। और इसके साथ साथ उसका क्या काम था, अभी जो मैंने इसे भूमि के टुकड़े दे दिए, इस भूमि के टुकड़े के ऊपर भाई जो भी जनता रह रही है, जो भी प्रजा रह रही है, उसका भी, उसके ऊपर भी रूल करने का मैंने किसे अधिकार दे दिया, इस नायक को ही दे दिया है, कि नायक को भाई मैंने जमीन दे दी है, इसके ऊपर से टैक्स वसूल सकता है, इसके ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भी शासन कहीं ना कहीं उसे करने का मैंने अधिकार दे दिया है। ठीक है भाई, कि तू ही कर अब ये सब। अब कर वसूली, टैक्स वसूली, देखो अमर नायक जो हुआ करते वो किसानों से, जो शिल्पकार हुआ करते थे उनसे, जो व्यापारी हुआ करते थे, इन सबसे क्या करते थे, टैक्स वसूला करते थे, पूरा राजस्व वसूला करते थे, भूमि कर वसूला करते थे। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी कर हुआ करते थे, वो कर भी इनसे वसूला करते थे, और भाई इसी के थ्रू कहीं ना कहीं इनका जो साम्राज्य है वो चला करता था। ठीक है, ये जो हमारा टैक्स वसूल की जो इनकम आ रही है, जो व्यापारी व्यापार के थ्रू इनकम आ रही है, कहीं ना कहीं इन्हीं की चीजें, इनका पूरा साम्राज्य जो वो चलता था। अब राजस्व का उपयोग देखो, राजस्व का जो एक हिस्सा हुआ करता था वो व्यक्तिगत उपयोग में और सेना के रखरखाव पर खर्च होता था। देखो जो हमारा टैक्स वसूला गया है ना, उसका कुछ हिस्सा तो नायक जो हुआ करते थे वो अपने काम वाम पे लगा दिया, कुछ हिस्सा भाई उन्होंने सेना को उसको भेज दिया, क्या नाम है, राजा को, और उसका कुछ हिस्सा वो अपने सेना के लिए, भाई सेना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सेना नहीं होगी तो युद्ध विद्ध हो गया तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो ऐसा में सेना के ऊपर भी भाई उन्हें खर्चा करना पड़ता था, तो जो टैक्स आता था उसका कहीं ना कहीं मेनली हिस्सा सेना के ऊपर ही खर्च किया जाता था, जिसमें वो घोड़े और हाथियों को खरीदा करते थे, और कुछ हिस्सा मंदिरों के निर्माण में, मंदिरों के रख रखाव में और सिंचाई के साधनों में लगवाया जाता था। ठीक है, राजा को भेंट और स्वामी भक्ति। देखो जो हमारा अमर नायक हुआ करता था ना, ये हर साल राजा को गिफ्ट दिया करता था, जैसे आज के समय में होता है ना भाई, अपने स्वामी को, अपने मालिक को गिफ्ट दे दिया, उसी तरीके से जो उस समय में हुआ करते थे, जो नायक हुआ करते थे, किसके गुलाम है, किसके अंडर में काम करते हैं, राजा के अंडर में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं राजा को गिफ्ट देना पड़ता था अमर नायक को हर साल। हर साल भाई नायक जो है, अमर नायक जो है वो राजा को गिफ्ट करेगा। भाई जो अमर नायक है भाई राज के दरबार में, जो राजा का दरबार है उस दरबार में जाएगा गिफ्ट लेकर, और खुद जाकर राजा के हाथ में गिफ्ट जो है वो देगा। इससे क्या दिखा रहा है, वो अपने स्वामी के प्रति अपनी भक्ति जो है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है, कि मैं अपने स्वामी के प्रति एकदम तत्पर हूँ, मैं उसका हमेशा काम वाम जो है वो करूंगा। ठीक है, अपने स्वामी के प्रति उसकी जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हर साल उसे गिफ्ट देना पड़ता था। स्थानांतरण और नियंत्रण, देखो जो राजा हुआ करते थे ना, वो क्या किया करते थे, कभी कभी अपने नायकों को, अपने अपने अमर नायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज दिया करते थे। मान लो ये हमारा अमर नायक है एक, और एक ऐसी दूसरा अमर नायक है ना, तो क्या किया करते थे, मान लो ये इस क्षेत्र पे शासन कर रहा है और ये हमारा भाई इस क्षेत्र पे शासन कर रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ये वाले अमर नायक को इस क्षेत्र पे भेज दिया और ये वाले अमर नायक को इस क्षेत्र पे भेज
दिया कि अब तू क्या कर, तू इस जगह पे शासन कर और तू जा इस जगह पे शासन कर, ऐसे पे कर दिया करते थे। क्यों कर दिया करते थे भाई, क्या होता था ना, मान लो वो एक ही जगह पे शासन कर रहा था, तो कभी कभार जो नायक हुआ करते थे ना, वो ऐसे शासन किया करते थे कि पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना दिया करते थे उसके ऊपर। वहां की जनता बनता सबको एकदम से अपना अपने पर ही वो कर दिया करते थे कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। तो जनता क्या हुआ करती थी, राजा की बात ना सुनकर अपने नायकों की बात सुना करने लग जाती थी। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जो हमारे नायक, हमारे जो राजा हुआ करते थे, वो नायकों का स्थान भी बदल दिया करते थे। जैसे कि आज के समय होता है ना, ट्रांसफर कर दिया। मान लो कोई पुलिस वाला आया, बहुत अच्छा अधिकारी आया, अब अपने मंत्री मंत्री की बात ही नहीं मान रहा है, मंत्रियों का काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या क्या करते थे मंत्री, उसका ट्रांसफर करा दिया करते थे। तो इसी तरीके से जो हमारे राजा व राजा भी हुआ करते थे, ये भी अमर नायकों का ट्रांसफर जो है वो कर दिया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अब स्वतंत्र राज्य और विघटन, देखो 17वीं शताब्दी आने तक क्या होता है, जो कई बहुत सारे नायक हुआ करते थे ना, इन्होंने अपना खुद का एक राज्य स्थापित कर लिया था, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था, जिसके ऊपर बेसिकली किसी राजा वाजा की बात नहीं माना करते थे, अपना ही शासन किया करते थे, अपना ही रूल किया करते थे, अपना खुद का एक राज्य स्थापित कर दिया करते थे। ठीक है भाई, जिस कारण से क्या हुआ, जो विजयनगर साम्राज्य था, इसका जो ढांचा था, बता जो शक्तिशाली हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते करते कमजोर होता चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विजयनगर जल संपदा। मतलब विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा थी, उसके बारे में हम जान लेते कि जल बल पानी वानी कहाँ से मिलता था, बेसिकली पानी का जुगाड़ कहाँ से करते थे, इस चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुंगभद्रा नदी और प्राकृतिक कुंड। देखो भाई तुंगभद्रा जो नदी थी वो यहाँ पे जल संपदा का एक मेन सोर्स बन जाती है कि इन्हें जल तुंगभद्रा नदी से मिल जाता था। इसके अलावा भाई बहुत सारे प्राकृतिक कुंड हुआ करते, बहुत सारे प्रकृति के द्वारा बनाए गए कुंड हुआ करते जिसमें पानी वानी हुआ करता था, जिन्हें वहां से पानी मिल जाया करता है। ठीक है, शहर की भौगोलिक स्थिति विशेष थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक प्राकृतिक कुंड बना था जो शहर की जल संपदा का मुख्य स्रोत हुआ करता था। यह नदी उत्तर पूर्व की दिशा में बहा करती थी। ठीक है, देखो जो हमारा तुंगभद्रा नदी है ना, ये विजयनगर साम्राज्य के आसपास बहा करती थी, यहीं से हमारी कृष्णा नदी भी बह रही है, हमें देखने को मिल जाती है ना। तो इसके द्वारा यहाँ पर एक प्रकृति के द्वारा कुंड बना हुआ था जिसमें से बहुत सारा पानी हुआ करता था और यही इनके पानी का मेन रिसोर्स हुआ करता था। ठीक है, अब भूदृश्य और पहाड़ियां, देखो शहर के चारों ओर हमें ग्रेनाइट की पहाड़ियां देखने को मिल जाती है, और अब ग्रेनाइट की पहाड़ियां है तो इनसे क्या होता था, कई जलधाराएं हुआ करती थी जो आकर नदी के अंदर मिल जाया करती थी। ये पहाड़ियां भाई शहर के चारों ओर प्राकृतिक किले जैसी सुरक्षा प्रदान करती थी। अब भाई देखो कैसी दीवार हुआ करती थी, प्राकृतिक पहाड़ियां हुआ करती थी, कैसी, देखो इस तरीके से कुछ शेप हुआ करती, मानो तिकोना सा आकार है, ये बना पड़ा है, फिर ऐसे ही ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, फिर इसके बीच में पत्थर लग गया, इस तरीके से कुछ पहाड़ियां यहाँ पे बना हुआ करती थी। ठीक है, प्रकृति के द्वारा ही ऐसी यहाँ की पहाड़ियां निर्मित हुआ करती थी, जिससे भाई ने बहुत ज्यादा सुरक्षा मिल जाया करती थी कि भाई दूर से कोई इन पे आक्रमण नहीं कर सकता, कोई इन पे हमला नहीं कर सकता था। ठीक है, अब भाई हौज और बांधे, देखो नदी और धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर, भाई देखो भाई बांध बनाना देखो आज से तो है नहीं कि आज के लोगों को ही बांध बनाना आता था, बांध जो बनाना है ना वो है उस समय के लोगों को ही बनाना आता था। तो भाई उन्होंने भी नदी के भाई आसपास जल की धाराओं के साथ साथ बांधों का निर्माण जो है वो कर दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे हौज भी बनाए थे। यह व्यवस्था पानी के संचयन और इस शहर तक पहुंचाना संभव बनाते। भाई पानी को इकट्ठा भी तो करना पड़ेगा, कभी कभार ऐसा भी तो तय आ जाया करता था जिस समय पानी नहीं हुआ करता था, बारिश नहीं हुई है, अब बारिश नहीं हो रही तो पानी की भाई ना बहुत कमी पड़ गई थी। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए लोग बहुत सारी हौज का निर्माण कराया करते थे। हौज क्या होती है, बेसिकली गड्ढे वड्ढे हुआ करते थे जिसके अंदर पानी को सिक्योर कर कर रखा करते थे। ठीक है, अब कमलमपुरा जलाशय, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में क्या होता है, कमलापुरम नामक एक प्रमुख हौज का निर्माण करवाया जाता है। कब करवाया जाता है, 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में। यह न केवल आसपास के खेतों को सींचता था बल्कि नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक पानी पहुंचाता था। देखो राज्य के केंद्र तक पानी कौन पहुंचाया करता था, तो कमलापुरम जलाशय के थ्रू पानी पहुंचा करता। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जलाशय आसपास के जो भाई खेत वेत हुआ करते थे उसको भी सींचा करता था। कमलापुरम जलाशय हो गया। इसके अलावा हिरिया नहर हुआ करती थी। भाई हिरिया नहर भी सबसे महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में से एक थी। इसके अंदर भी जल को इन्होंने सिक्योर विक्योर करके रखा था, जिसके थ्रू पानी वानी की जो जरूरत हुआ करती थी उसकी पूर्ति किया करते थे। ठीक है, यह बांध से पानी लाकर धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र की घाटी को सिंचित करती थी। ठीक है, संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने करवाया था। अगर ये पूछे हिरिया नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा शहर के विषय में खोज, देखो विजयनगर के जो राजा हुआ करते थे और जो नायक हुआ करते थे उनके भी बहुत सारे अभिलेख मिले, ये नहीं एक दो अभिलेख मिल गए, इन राजाओं द्वारा इन नायकों द्वारा बहुत सारे अभिलेख इन्होंने लिखवाए थे। ठीक है, जिनमें उन्होंने मंदिरों को दिए जाने में दान के बारे में लिखा है, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट घटना हुई, कोई युद्ध विद्ध हो गया, कोई आपदा आ गई, तो उन सारी चीजों के बारे में इन अभिलेखों के अंदर लिखा है। ठीक है, कई यात्रियों ने शहर की यात्रा और इसके बारे में लिखा है, मतलब बहुत सारे जो यात्री हुआ करते थे ना वो भी सम्राट के अंदर आए, उन्होंने इस साम्राज्य को देखा, इस साम्राज्य की समृद्धि के बारे में, इस साम्राज्य की सफलता के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में लिखा है। तो इसी में से एक यात्री थे जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जिनका नाम है निकोलो द कांति। ये कहाँ से आए थे आपको पता होना चाहिए, इटलावी से आए थे। इटलावी जिसे हम आज में इटली कहते हैं। ठीक है, इटलावी व्यापारी थे, व्यापार के लिए आए थे भारत के अंदर। इन्होंने भाई बहुत सारी चीजें बताई है भाई विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इसके अलावा भाई अब्दुल रजाक नाम के एक दूत था जो कि फारस के राजा का दूत था। ठीक है, ये भी आया था भारत, तो इसने भी
विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। इसके अलावा भाई अफनासी निक्तिन नामक एक रूस का व्यापारी था, उसने भी बहुत सारी चीजें बताई विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इन सभी ने कहीं ना कहीं 15वीं शताब्दी के अंदर भाई इस साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, इसके अलावा भाई दुआर्ता बारबोस और डोमिंग पेस तथा पुर्तगाल का फार्नब नूनिस, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे, इन सभी ने कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य में जब ये लोग आते हैं, विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं, यहाँ की समृद्धि को देखते हैं, यहाँ के व्यापार को देखते हैं, यहाँ के राजाओं महाराजों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ग्रंथों के अंदर, अपनी किताबों के अंदर इन सारी चीजों को बताते हैं अभिलेखों के अंदर, और उन अभिलेखों के थ्रू हम ये सारी जानकारी आज के समय में पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा किलेबंदी तथा सड़कें। भाई ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे भी अच्छे से समझिएगा। भाई किलेबंदी का निर्माण देखो 15वीं शताब्दी में, भाई मैंने आपको ऊपर बताया था कि फारस से क्या होता है, एक दूत आता है जिसका नाम था भाई हमारा अब्दुल रजाक। भाई इसने अपनी बुक के अंदर या फिर अपने ग्रंथ कह लो, अपना अभिलेख कह लो, के अंदर बताया है, जब वो भाई विजयनगर साम्राज्य के अंदर आता है, विजयनगर साम्राज्य के किलों को देखता है, दुर्गों को देखता है, जब वो दुर्ग को देखता है तो वो देखता है कि इस दुर्ग की 7 पंक्तियों की विशाल किलेबंदी का उल्लेख करता है। मतलब वो देखता है कि हमारा, मान लो ये अगर हमारा किला है, ठीक है, तो इस किले की 7 दीवारों के साथ, मान लो ये 1 दीवार, इसी तरीके से भाई ये 2 द्वार, इसी तरीके से 3 दीवार, इसी तरीके से करते करते 7 दीवारों से इस दुर्ग की किलेबंदी कर रखी थी। ठीक है, मतलब किलेबंदी का सिंपल सा मतलब होता है कि चारों तरफ से घेर दिया जाना, किलेबंदी कर देना, एक दीवार खड़ी कर देना, जिससे उसकी रक्षा जो है वो की जा सके। रक्षा किससे करवानी है भाई, कोई हमला हो गया, किसी सेना ने हमला कर दिया, तो उससे बचने के लिए इसकी किलेबंदी जो है दुर्ग की जाती थी। ठीक है, इन दीवारों ने केवल शहरी नहीं बल्कि आसपास की कृषि और जंगलों को भी घेर रखा था। भाई जो दुर्ग था इसके आसपास जो भाई जंगल थे, जो शहर हुआ करता था जिसमें आम जनता रहा करती थी, उन सारी चीजों को इस दीवारों के थ्रू घेर दिया जाता था। क्यों? ताकि भाई युद्ध वुद्ध हो जाए तो उनसे उनकी रक्षा की जा सके। ये जो दीवार थी ना भाई पहाड़ियों को जोड़कर बनाई गई थी, और इनमें गारे का प्रयोग नहीं हुआ करता। गारे क्या होता है, जो चूना वूना होता है ना, उसको गारा वार कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दीवारें थी ना, ये पहाड़ों को जोड़कर बनाई गई थी, और इसमें भी इसी गारे वारे का प्रयोग नहीं हुआ था। पत्थर फनकार थे, इसलिए वे अपने स्थान पर मजबूती से लगे होते थे। भाई देखो फनकार पत्थर क्या होते हैं, फनकार ऐसे तिकोना टाइप के होते हैं। मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इसके ऊपर भाई इस तरीके से एक पत्थर लगा दिया, फिर इसके ऊपर एक इस तरीके से पत्थर लगा दिया, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से एक पत्थर लगा दिया। इस तरीके से दीवारें हुआ करती थी। ठीक है, तिकोना टाइप की आपस में जोड़ दी जाती थी, जिससे भाई एकदम मजबूत भी हो गई, निकलेगा भी नहीं। तो ये किलेबंदी इनकी कहीं ना कहीं बहुत ही रक्षा किया करती थी इन फ्यूचर में होने वाले युद्धों से। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी, 7 पंक्तियों की विशाल किलेबंदी हुआ करती थी। ठीक है, 7 पंक्तियों की। अब कृषि क्षेत्र का समावेश, भाई जो किलेबंदी हुआ करती थी हमारी, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता हुआ करती थी ना, वो थी कि इस किलेबंदी के अंदर खेतों को भी शामिल कर लिया गया था। कि ये नहीं था कि खेतों का बाहर है, किलेबंदी के अंदर ही इनके खेत वेत भी आ जाया करते थे। और अब्दुल रज़ाक जो है हमारा दूत था, जो अब्दुल रज़ाक ये बताता है, इसके अलावा जो पेश नाम का व्यक्ति होता है वो बताता है कि पहली और दूसरी और तीसरी दीवार की भी धान की खेत, बगीचे और उद्यान फैले हुए थे। मतलब देखो, ये मैंने आपको बताई थी कि 7 दीवारें हुआ करती थी, तो पहली दीवार हो गई, उसके अंदर भाई खेत हुआ करते थे, दूसरी दीवार हो गई, उसके अंदर बगीचे हुआ करते थे, तीसरी दीवार हो गई, उसके अंदर उद्यान हुआ करते थे। ये सारी पहली, दूसरी, तीसरी दीवार के अंदर ही आ जाया करते थे। भाई खेत वेत के क्यों रखा करते थे किलेबंदी के अंदर ही? क्योंकि मान लो अगर युद्ध हो जा रहा है, तो युद्ध होता था, ऐसे में भाई वो लोग किले के बाहर नहीं जा सकते थे। तो ऐसे में उन्हें क्या करना पड़ता था, तो भाई अनाज उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए, ताकि लोगों को खाने की कमी अमी ना पड़े, तो खेतों को भी अंदर ही रख लिया था, और ताकि खेती वेती कर सके और फसल वसल ये अपनी उगा सके, ताकि खाने की दिक्कत इन्हें युद्ध के समय में ना पड़े। यह क्षेत्र भाई तुकबंदरा से लाई गई नहरों प्रणाली द्वारा सिंचित किया जाता था। इसका उद्देश्य था घेराबंदी के समय खाद्य सामग्री का कमी ना पड़ना। ठीक है, और साम्राज्य की सुरक्षित रहे। ये चीज तो मैंने आपको बताई थी कि भाई क्योंकि युद्ध विद्ध हो जाता था ना, ऐसे में लोग अपने किले को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे। अब भाई एक समय में खाना भी खत्म हो जाता, तो उन सारी चीजों से बचने के लिए लोग पहले ही खेत वेत का निर्माण अपने आप पे करवा लिया करते थे, उसी के अंदर खेती वेती ये लोग किया करते थे। अब आंतरिक किलेबंदी देखो, पहली परिधि के भीतर दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के चारों ओर बनाई गई थी, तीसरी किलेबंदी शासकीय केंद्र को घेरे हुए थी। साथ ही महत्वपूर्ण इमारतों और भवनों के समूह को भी इसमें ऊंची दीवारों से सुरक्षित किया गया था, ताकि उनका महत्व और सुरक्षा बने। भाई देखो भाई, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो तो भाई राजा का महल है, तो राजा के महल के आसपास सबसे ज्यादा किलेबंदी की जाती थी। उसके बाद भाई जो उसके आसपास के जो और भी महत्वपूर्ण भवन हुआ करते थे, उन भवनों की किलेबंदी की जाती थी, और उसके अलावा जो और नगर हुआ करते उनकी किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो राजा के महल को दिया जाता था, ताकि भाई राजा हमारा सुरक्षित रहे, क्योंकि राजा सुरक्षित रहेगा तभी तो भाई रक्षा की जा सकती है। ठीक है, अब भाई प्रवेश द्वार और स्थापत्य देखो, जो हमारी किलेबंदी की जाती थी, इस किले के अंदर घुसने के लिए एक प्रवेश द्वार भी तो होना होता, तो जो 7 किलेबंदी की गई थी, 7 दीवारों से किलेबंदी की गई थी, तो पहली किलेबंदी हुआ करती थी, तो उसका ऐसे एक प्रवेश द्वार हुआ करता था, यहाँ से लोग अंदर जा सकते थे। फिर इसी तरीके से अंदर जाते थे तो एक और किलेबंदी देखने को मिलेगी, तो उसका भी ऐसे एक प्रवेश द्वार होगा। फिर ऐसी उसके और अंदर जाएंगे तो एक और किलेबंदी देखने को मिलेगी, तो वहां से प्रवेश द्वार देखने को मिलेगा।
इस तरीके से कुछ 7 किलेबंदी हमें देखने को मिलती है, जिनका हर एक का प्रवेश द्वार भी हुआ करता था। ये जो प्रवेश द्वार हुआ करते थे भाई, काफ़ी सुरक्षित हुआ करते थे, काफ़ी मजबूत तरीके से बनवाए जाते थे ताकि इन्हें कोई आसानी से तो तोड़ ना सके, ठीक है? और उनके ऊपर मेहराब और गुंबद निर्मित की जाती थी। मेहराब क्या है? ये तो गुंबद, देखो ये गुंबद है, इस तरह की चीज़ें भी बनवाई जाती थी। इस स्थापत्य शैली को हम भाई तुर्की सुल्तानों की परंपरा से प्रेरित मानते हैं, कि क्योंकि भाई देखो ऐसी जो गुंबद बनवा देना, मेहराब बनवा देना, ये कहीं न कहीं वो जो तुर्की के सुल्तान हुआ करते थे ना, यहाँ की परंपराओं में देखने को मिलता है, ठीक है? अब भाई सड़कें तो देखो, पुरातात्विकों ने, जो हिस्टोरियंस हो गए, उन्होंने सड़कों का पता प्रवेश द्वार के रास्ते और फर्श वाली सड़कों के अवशेषों से लगाया है, कि मान लो जो प्रवेश द्वार है, तो यही इनकी मेन सड़क रही होगी, यहीं से लोग अंदर जाया करते होंगे, है ना? तो इसी के दौरान इन्होंने सड़कों के बारे में पता लगाने की कोशिश करी है। ये सड़कें भाई सामान्यतः घाटियों से होकर पहाड़ियों की भूभाग तक जाया करती थी। कई जो प्रमुख सड़कें हुआ करती थी, वो मंदिरों के प्रवेश द्वार से होकर आगे बढ़ती थी, और इनके दोनों ओर बाजारों की कतारें बसी हुआ करती थी। मतलब भाई ये हमारी सड़कें हैं, यहाँ पर बाजार लगे पड़े हैं, यहाँ पर बाजार लगे पड़े हैं, ये सड़कें भाई मंदिर की ओर जा रही है, इस तरीके से चीजें यहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है भाई? ये टॉपिक आपका खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा शहरी केंद्र। अबे शहरी केंद्र क्या है भाई? इसके अंदर हम इसके शहर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है? सामान्य लोगों की आवाज से देखो, शहरी केंद्र की सड़कें पर सामान्य लोगों की आवाज के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। देखो मान जो हमारे शहरी मिले हैं, जो यहाँ के शहर वहर मिले हैं ना, वहाँ पे मैं नॉर्मल लोगों के, जो लोकल जो गरीब लोग हुआ करते होंगे, आपके जो मिडिल क्लास के लोग हुआ करते होंगे, उनके रहने-वहने के भाई बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं। तो यह संकेत देता है कि उनकी स्थायी संरचना अब मौजूद नहीं है। मतलब जो उनके घर-वर हुआ करते होंगे, वो इस समय में मिले ही नहीं। इससे पहले हमें पता ही नहीं लग पाता कि यहाँ पे लोकल लोग जो हैं, जो यहाँ पे गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो रहा करते होंगे, उनकी संरचना, उनके घर कैसे हुआ करते होंगे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा भाई अमीर व्यापारियों के आवास, देखो भाई पुरातात्व ना शहरी के केंद्र के कुछ क्षेत्रों, विशेषकर उत्तरी पूर्वी के कोने में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है। यह सुझाव मिलता है कि इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहा करते हैं। भाई देखो, जो गरीब लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उनके घरों के हमें साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है? पर जो अमीर लोग थे ना, उनके घरों के साक्ष्य हमें मिल जाते हैं, और इन सारी वहाँ पे जो चीजें मिलती हैं, उन सारी चीजों से ये अंदाजा लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अमीर लोग या फिर अमीर व्यापारी लोग ही रहा करते होंगे। मुस्लिम रिहायशी मोहल्ले, देखो इस क्षेत्र में भी विजयनगर साम्राज्य में भाई बहुत सारे मुस्लिम रिहायशी मोहल्ले भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें मकबरे देखने को मिल जाते हैं, मस्जिद देखने को मिल जाती है, जिनका स्थापत्य हम्पी के मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। तो इस सारी चीजों से अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पे मुस्लिम बहुत सारी ज्यादा संख्या में रहा करते हैं, तभी यहाँ पर हमें मस्जिद देखने को मिल जाती है, मकबरे देखने को मिल जाते हैं। ये सारी चीजें हिस्टोरियन जो है वो अंदाजा लगाते हैं, ठीक है? सामान्य लोगों के पुराने आवास का वर्णन, देखो 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली यात्री हुआ करते थे, जिनका नाम था बारबोस, जो व्यापार के लिए यहाँ पर आए थे। इन्होंने सामान्य लोगों के आवास का वर्णन किया है। मतलब इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो गरीब लोग रहा करते होंगे, या फिर जो मिडिल क्लास लोग रहा करते होंगे, उनके घरों के बारे में बताया है। उनके अनुसार छप्पर वाले घर हुआ करते थे, लेकिन मजबूत हुआ करते थे, और लंबी गलियों में खुले स्थान के साथ व्यवस्थित तरीके से बनाए जाते थे। पूरी प्लानिंग के साथ अच्छे खासे घर इनके बनाए गए हुए थे, ठीक है? ये नहीं था कि कहीं पे भी कुछ बना दे, यहाँ पे बना दे, किसी का यहाँ बना दे, ऐसा नहीं था। अच्छी खासी चौड़ी लंबी गलियां हुआ करती थी, जिन पे इनके घर बने हुआ करते थे। पूजा स्थल और छोटे मंदिर, देखो क्षेत्र के सर्वेक्षण में जब क्षेत्रों का सर्वे किया गया, इन सारी चीजों से हमें पता लगता है कि पूरे शहर में यहाँ पे बहुत सारे में छोटे-छोटे मंदिर हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब पूरा मान लो ये पूरा विजयनगर साम्राज्य, तो ये नहीं कि 1-2 मंदिर मिले यहाँ पे, बहुतेरे यहाँ पे मंदिर मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है? जल स्रोत और जलाशय, देखो कुएँ, बरसात के जल और मंदिरों के जलाशय सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी का स्रोत का काम किया करते हैं। जो यहाँ पे भाई हमें कुएँ मिल जाते हैं, बरसात का पानी हुआ करते थे, इन्हें ये लोग स्टोर करके रखा करते थे। इसके अलावा बहुत सारे जलाशय-वलाशय मिल जाते हैं, जैसे हमने कमलापुर में जलाशय पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना? तो इनके द्वारा ये लोग पानी का इंतजाम अपना किया करते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राज्य के केंद्र। देखो स्थान, देखो राज्य के केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित थी। जो हमारा साम्राज्य था, उसका जो दक्षिण पश्चिम भाग था, यहाँ पे भाई हमारा राज्य के केंद्र स्थापित था, ठीक है? यह क्षेत्र शासकों की सत्ता और धार्मिक संस्कृति गतिविधियों का मेन केंद्र था। यहाँ पे हमारा राजा महाराजा जो मेनली यहीं पर शासन किया करते थे, और जो मेनली धार्मिक गतिविधियां हुआ करती थी, धार्मिक एक्टिविटी हुआ करती थी, वो भी यहीं पर हुआ करती, ठीक है? मंदिरों की उपस्थिति थी। देखो इस राज्य के केंद्र में 60 से ज्यादा मंदिर देखने को मिले हैं। तो ये चीज याद रखना कि कितने मंदिर मिले, कम से कम 60 से भी ज्यादा मंदिर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यह दर्शाता है कि शासक मंदिर और धार्मिक संप्रदायों के प्रति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया करते थे। जो हमारे यहाँ के राजा हुआ करते थे ना, जो विजयनगर साम्राज्य के, ये लोग मंदिर को काफी ज्यादा महत्व दिया करते हैं। मतलब मंदिर को निर्माण कराने में पैसे दान में दे दिए, या फिर कोई पुराना मंदिर है तो उसकी रक्षा करने के लिए पैसे दान में दे दिए। इसके अलावा जो धार्मिक कामकाज हुआ करते थे, उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा-वैसा दान में देने की कोशिश ये लोग किया करते थे। अब इसका मेन रीज़न क्या था? तो भाई देखो शासकों का उद्देश्य क्या था? ये जो शासक हुआ करते थे, जो राजा-वाजा हुआ करते थे ना, ये अपना संबंध कहीं न कहीं देवी-देवताओं से जोड़ के दिखाने की कोशिश किया करते थे कि हम इस देवी के वंशज हैं, हम इस देवी के वंश से हैं। इस तरीके से अपने आप को देवताओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश ये लोग किया करते थे। क्यों? क्योंकि भाई आम जनता भाई देखेगी कि हाँ भाई हमारे राजा जो हैं, इस भगवान के या फिर इस देवता के वंशज हैं, तो हमें इनका सम्मान जो है वो और करना चाहिए। पर इसलिए ये लोग बेसिकली दान-वान, जो धार्मिक दान-वान है वो दिया करते थे। महलों की संरचना,
तो वो इस क्षेत्र में लगभग हमें 30 से ज़्यादा संरचनाएँ देखने को मिल जाती हैं, जिनकी पहचान महलों के रूप में गई है और ये संरचना आकार में बड़ी थी, विशेष रूप से राज परिवार के निवास या प्रशासनिक उपयोग के लिए बनाई गई थी। मतलब हमें बहुत सारी अलग-अलग संरचनाएँ देखने को मिल जाती है। एक हमें राजा का भवन नाम से भी यहाँ पे संरचना देखने को मिलती है, पर कन्फर्म नहीं है कि वो राजा का भवन था या नहीं, बस अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ, ये राजा का भवन हो सकता है। महलों और मंदिरों का अंतर, देखो इन मंदिरों के अंदर पूर्ण रूप से राजगिरी पत्थर से निर्मित हुआ करते थे। जो हमारे मंदिर है ना, वो किस पत्थर से निर्मित थे? राजगिरी पत्थर से, ठीक है? जिससे वे स्थायी और मजबूत बने रहे। इसके विपरीत जो महल हुआ करते थे या फिर अन्य जो भवन हुआ करते थे, अधिरचना विकारी या नाशवान वस्तुओं से बनाई जाती थी, चीज़ों से बनाई जाती थी, जो समय के साथ धीरे-धीरे करके खत्म होती चली गई। अब इन बहुत सारी महत्वपूर्ण संरचनाओं में से ना, एक जो हमें पढ़नी है, वो उसका नाम है हमारा महानवमी डिब्बा। भाई इसके ऊपर बनता है क्वेश्चन, इसे आप याद रखना अच्छे से, ठीक है? ये ज़रूर क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, महानवमी डिब्बे के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले इसके नामकरण के बारे में, इसके स्थान के बारे में देख लेते हैं। देखो भवनों का नामकरण उनके आकार और उनके कार्यों के आधार पर किया जाता था। मतलब किसी भी भवन में मिला, जैसे मैंने आपको बताया राजा का भवन, तो भाई वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली होंगी जिसके आधार पे अंदाज़ा लगाया गया होगा, क्या ये राजा का भवन हो सकता है ना? तो भाई ऐसी महानवमी नाम का एक बहुत बड़ा विशाल सा हमें डिब्बा टाइप की एक संरचना मिली, जिसे हम लोग महानवमी डिब्बा कहते हैं, ठीक है? राजा का भवन अंततः क्षेत्र की सबसे विशाल संरचना थी। लेकिन इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य हमें नहीं मिलता। इसके 2 प्रमुख मंच थे, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा। देखो राजा का भवन नाम से एक संरचना हुआ करती है, इस जगह की सबसे बहुत बड़ी संरचना हुआ करती है। इसके अंदर 2 चीज़ें आया करती थी, एक आया करता था हमारा सभा मंडप, एक आया करता था महानवमी डिब्बा। इस महानवमी डिब्बे को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो ये कुछ हमारा महानवमी डिब्बा है, बुक के अंदर आपको इसकी इमेज देखने को मिल जाएगी। ये मतलब एक स्टेज टाइप का है और एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल एक स्टेज है। अब इसके ऊपर क्या काम हुआ करता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी एग्ज़ैक्ट जानकारी तो किसी को नहीं है, ठीक है? पहले हम सभा मंडप को समझ लेते हैं, फिर महानवमी डिब्बे को समझेंगे, ठीक है? सभा मंडप एक ऊँचा मंच था जिसमें लकड़ी के स्तंभ को रखने के लिए पास में छेद बने हुए थे और इस पे ऊपर दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। स्तंभों के बहुत पास होने से खुला स्थान बहुत कम बचता था, इसलिए इसका प्रयोजन स्पष्ट नहीं हो पाया, ठीक है? सभा मंडप का कुछ मेनली काम क्या था, इस चीज़ के बारे में कोई अच्छी जानकारी हमें नहीं पता लग पाती, ठीक है? इसके अलावा जो महानवमी डिब्बा था, ये शहर की सबसे ऊँची संरचना में से एक थी और एक विशालकाय मंच था। देखो आप देख भी सकते हो ना, ये कितना बड़ा मंच है साहब, इसका इसका क्या रीज़न है, क्या काम है, इसके बारे में तो एक एग्ज़ैक्ट जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है? इसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट का था और यह 40 फीट की ऊँचाई तक जाता था, ठीक है? मतलब कितना ऊँचा है, कम से कम 40 फीट तक तो ऊँचा है और इसका जो आधार है, जो बेस है, जो लंबाई है कहीं न कहीं, वो कितने 11,000 वर्ग फीट तक की है, ठीक है? ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता लगता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी और मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से सजाया हुआ था। मतलब इससे बहुत सारी संरचनाएँ हमें देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें चित्रकारी इसके ऊपर की गई थी, ठीक है? इस मंच का क्या काम था, क्या किस लिए बनाया गया था ये मंच, इसके बारे में तो हमें जानकारी अच्छी नहीं मिल पाती, पर जो अनुमान लगाए जाते हैं, जो अंदाज़े लगाए जाते हैं महानवमी डिब्बे के बारे में, कोई यही लगाए जाते हैं कि महानवमी डिब्बा जो है, अनुष्ठान से शरद मास से बनाई जाने वाली दुर्गा दशहरा या पूजा से रिलेटेड जो नवरात्रि हुआ करती थी, इन सारे त्योहारों से रिलेटेड हुआ करता है। मतलब जो दशहरा मनाया जाता है, क्या पता यहाँ पे फंक्शन किया जाता हो, नवरात्रि का कोई फंक्शन यहाँ पे किया जाता हो, जस्ट अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है कि इस महानवमी पे ये सारे अनुष्ठान जो है वो किए जाते होंगे। इस समय भाई देवी की पूजा, राजयश की पूजा और भैंसों व अन्य जानवरों की बलि दी जाती है। मतलब इस स्टेज के ऊपर, इस मंच के ऊपर भाई इस समय देवी की पूजा की जाती होगी, राज्य के जो अश्वयं, जो घोड़े हैं, उनकी पूजा की जाती होगी या भैंसे व जो अन्य जानवर है उनकी बलि भी दी जाती होगी, ठीक है? साथ ही यहाँ पे भाई इस मंच के ऊपर भाई नृत्य हुआ करता होगा, डांस हुआ करता होगा, कुश्ती हुआ करती होगी, सैनिकों और सजे हुए हाथियों और घोड़ों की वही शोभा यात्रा निकाली जाती होगी तथा अधीनस्थ राजाओं और नायकों द्वारा दी गई औपचारिक भेंट भी शामिल होती थी। जैसे कि आज आज के समय आप देखते हो ना, 15 अगस्त जो होता है तो उसमें परेड निकाली जाती है ना? इंडिया गेट से परेड निकाली जाती है, तो उसी तरीके से हो सकता है इस मंच के ऊपर भी भाई ऐसी जो हमारे भाई शक्ति प्रदर्शन किया जाता हो। शक्ति प्रदर्शन कैसे? जो हमारा राजा है वो भाई अपने सारे नायकों को बुलाता होगा, नायक आके उसे भेंट देते होंगे। इसके अलावा उन सारे नायकों की जो सेना हुआ करती होगी, उन सारी सेनाओं को बुलाया जाता होगा, सेना की एक परेड निकाली जाती होगी। वहाँ पे थोड़ा बहुत युद्ध कला भाई करवाई जाती होगी, कुश्ती-वुस्ती लड़वाई जाती होगी, डांस-वांस होता होगा। एक पूरी तरीके से फंक्शन मनाया जा रहा है, एक त्योहार मनाया जाता होगा। राजकीय प्रदर्शन, देखो इन अवसरों पर विजयनगर शासक जो है अपने रुतबे, अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश किया करते हैं। मैंने बताया ना, अपनी ताकत को, अपने सारे नायकों को बुला लिया, अपने सारे जितने भी चेले हैं, अपने जो उसके अंदर में काम किया करते हैं, उन सभी को बुलाया और उनके थ्रू भाई प्रदर्शन निकलवाया, एक शोभा यात्रा निकलवाई, अपने नायकों को बुलाया, उनके थ्रू अपने आप को गिफ्ट दिलवाए, ये सारी चीजें करी। कहीं न कहीं अपनी शक्ति को दिखाने की कोशिश ये लोग किया करते थे, ठीक है? अच्छा भाई त्योहार मतलब ये हमारा नवरात्रि चल रहा हो या फिर जो दशहरा होता होगा, जब उसका लास्ट टाइम आता होगा ना, तो राजा क्या करता था, अपने सारे सैनिकों का, अपने सारे नायकों का एक निरीक्षण करता था, देखता था कि भाई मेरे पास कितनी सेना है, कितने नायक हैं, इन सारी चीज़ों को वो देखा करता था, ठीक है? और राज भाई जो नायक हैं,
वो सारे तो अपने राजा को भी बहुत सारी भेंट तो दिया ही करते थे। इसके अलावा भाई जो चित्र देख रहे हो ना, ये जो हमें महानबी डिब्बा मिला है, इस डिब्बे के ऊपर से बहुत सारे चित्र हमें देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से ये सारी अंदाज़ा लगा, जैसे कि ऐसा ही देख सकते हैं, मान लो ये हमारा राजा है और ये सारे लोग हैं, इसकी सेना है या फिर नायक है, या कहीं न कहीं राजा के सामने झुक रहे हैं। इस तरीके से इन सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हुआ करती होंगी महानबी डिब्बे पे। तो आई होप आपको महानबी डिब्बे के बारे में पता लग गया होगा। अब इसके अलावा ये राज्य के केंद्र में स्थित अन्य भवन, जो हमारा राज्य के केंद्र था, यहाँ पे हमें बहुत सारे और भी भवन देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा पहला था लोटस कमल। इसके बारे में पूछा जाता है लोटस कमल क्या था, तो भाई लोटस कमल आप देख लो, ये वाला चित्र है। ऐसे चित्र ना आप याद रखे करो, क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये चित्र चित्र की सीधे फोटो आ जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि किस चीज का चित्र है। तो आपको याद रहना चाहिए कि लोटस कमल का चित्र है, ठीक है। देखो संरचना देख सकते हो, ऐसा लग रहा है लोटस कमल नहीं लगा, कमल सा लगा है ना। राज्य के केंद्र की सबसे सुंदर जो संरचना में देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये कमल महल या फिर लोटस टेम्पल देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेजी यात्री हुआ करते थे, उन्होंने किया था, ठीक है। इतिहासकार को भाई समझ में नहीं आ रहा है वैसे तो कि इस महल का काम क्या हुआ करता होगा, मतलब ये महल मतलब किस रीजन से बनाया गया होगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट हमें जानकारी नहीं मिल पाती कि किस लिए बनाया जाता होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, कॉलिन मैकेंजी है, ठीक है। जो मैकेंजी ने अपना जो मानचित्र बनाया, जो समीक्षा मानचित्र बनाया था, उन्होंने उस मैकेंजी ने ये बताने की कोशिश करी है, जो हमारा कमल महल है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारा राजा हुआ करता होगा, वो अपनी मीटिंग मीटिंग रखा करता होगा, ठीक है। ये जस्ट अंदाजा लगाने की कोशिश है, एकदम एग्जैक्ट हमें जानकारी नहीं मिल पाती, ठीक है। तो हो सकता है वो अपने राजा जो है अपने यहाँ पे मीटिंग रखा करता होगा, जिसकी राजा जिसके मंत्री वो आपस में आके यहाँ पे बातचीत किया करते होंगे, ठीक है। तो कमल महल के बारे में आपको पता लग जाए, कमल महल राज के केंद्र की सबसे प्रमुख संरचना में से एक थी। इसका नामकरण भाई एक इतिहासकार ने 19वीं शताब्दी में किया था। मैकेंजी ने अपने मानचित्र में ये बताने की कोशिश करी कि इस कमल महल के अंदर भाई बेसिकली राजा महाराजा अपनी मीटिंग वीटिंग किया करते होंगी। इसके अलावा भाई दूसरी जो संरचना है वो है हमारा हजारा राम मंदिर। देखो हजारा राम मंदिर की तो इमेज नहीं है, पर हजारा राम मंदिर के ऊपर जो डिजाइन मिले हैं वो हमें इस तरीके को डिजाइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारे मंदिर की दीवारों के ऊपर जो डिजाइन बने हैं वो है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी बुकों के अंदर आप देख भी सकते हैं वहाँ पे की। तो ये जो अधिकांश मंदिर हुआ करते थे, ज्यादातर मंदिर हुआ करते वो धार्मिक केंद्र हुआ करते थे, लेकिन राज के केंद्र में भी कुछ मंदिर हुआ करते थे। इनमें से एक प्रमुख मंदिर है हमारा हजार राम मंदिर, जिसका प्रयोग संभवतः राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता है। मतलब होता है ना, जैसे आप लोग समझते हो एक वीआईपी मंदिर जिसमें सिर्फ कुछ लोग ही जा सकते हैं, उसी तरीके का मंदिर था जिसमें सिर्फ राजा और राजा के परिवार के लोग ही जाया करते, उन्हीं को पूजा पाठ करने का अधिकार यहाँ पे हुआ करता था। कोई नॉर्मली और कोई बंदा वहां पे जाके पूजा पाठ नहीं कर सकता था, ठीक है। इस तरीके का मंदिर हुआ करता, ठीक है। बीच के देवस्थल की मूर्तियां नष्ट हो गई। जो हमारा भाई मंदिर है, मंदिर में जो देवस्थल होता है जहाँ पे भाई भगवान की मूर्तियां होते रखी होती है, वहां पे जो मूर्तियां वो एकदम नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। परंतु जो दीवार है उसके पटल मतलब जो दीवारों के ऊपर जो चित्र वित्र बना रखे हैं वो अभी भी सुरक्षित है। तो उनके द्वारा हम देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चित्र बनाए गए, क्या क्या चीज उन दीवारों के ऊपर बनाई गई है। भाई इन पटल मूर्ति में रामायण के दिशा में देखने को मिलते हैं। ये जो मंदिर है जैसे कि इनके अंदर हमें कहीं ना कहीं भी रामायण से रिलेटेड चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसका इस मंदिर का जो नाम भी हजार राम मंदिर रख दिया गया है। आक्रमण के बाद विजयनगर की कई संरचनाएं नष्ट हो गई। इसके बावजूद नायकों ने महल नुमा भवनों के निर्माण की परंपरा जारी रखी है और इनमें से कई भवन आज भी जीवित है। आज भी कहीं भी ये भवन हमें देखने को मिल जाते हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित कर होगी। अब भाई धार्मिक केंद्र और स्थानीय मान्यता है। देखो भाई, जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था वो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के आसपास बसा हुआ था, ठीक है। जो हमारी तुंगभद्रा नदी है ना, इस नदी के आसपास जो हमारी पहाड़ियां हैं इस तुंगभद्रा नदी के आसपास की, वो बहुत सारे धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। अब ये धार्मिक मान्यता क्या आती है भाई? भाई मतलब बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो विजयनगर साम्राज्य के आसपास का क्षेत्र था, फिर जो तुंगभद्रा नदी के आसपास की जो पहाड़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं जो रामायण के जो दो कैरेक्टर थे, बाली हुआ करते थे और जो बाली का भाई हुआ करता था सूरी, इनके बारे में आपने सुना ही होगा, है ना। तो ये जो दो कैरेक्टर थे ना, इन्हीं का राज्य हुआ करता था ये विजयनगर साम्राज्य पहले के समय में। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं, मतलब कुछ लोग मानते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। अब कितने कितना सच है कितना झूठ है ये तो किसी को नहीं पता, बस कुछ लोगों का मानना है। इसके अलावा एक और मान्यता है कि ये भाई ये जो राज्य है यहाँ पे भाई पंपा देवी की तपस्या हुआ करती थी। मतलब पंपा देवी एक नाम की जो देवी है, वो उन्होंने यहाँ पे तपस्या कर रखी है, ठीक है। तो ऐसी भी मान्यता है। और ऐसी कुछ मान्यता है कि भाई जो हमारी पंपा देवी है ना, उन्होंने इन्हीं पहाड़ियों के बीच में भाई बहुत ही कठोर तपस्या करी थी। किसके लिए? भगवान शिव के एक अवतार हुआ करते थे, भगवान विरूपाक्ष, उनको पाने के लिए इन्होंने यहाँ पर इन्हीं पहाड़ियों के बीच में बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी। ये जो हमारे भगवान विरूपाक्ष हैं, ये इस राज्य के संरक्षक देवता भी माने जाते हैं, ठीक है। और ये शिव भगवान के एक रूप माने जाते हैं। तो भाई हमारी जो पंपा देवी है भाई, वो विरूपाक्ष भगवान से शादी करना चाहती, तो उनको पाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं इन्हीं पहाड़ियों के बीच में बहुत ही लंबे समय तक तपस्या की थी। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। देखो विरूपाक्ष मंदिर की मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है, ये हमारा विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है। तो इस मंदिर में भाई हर साल भगवान विरूपाक्ष की और पंपा देवी की हर साल शादी जो है वो करवाई जाती है काफी धूमधाम से, ठीक है।
क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पंपा देवी ने भाई लंबे समय तक भाई भगवान विरूपाक्ष को पाने के लिए एक कठोर तपस्या जो यहाँ पर की थी, ठीक है। इन्हीं पहाड़ियों के अंदर भाई हमें भाई बहुत सारे जैन मंदिर भी देखने को मिल जाते हैं। यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय से ही धार्मिक विविधता का केंद्र जो है बना रहा है, ठीक है भाई। ये चित्रों को ना याद रखना कि भाई ये जो चित्र है ना, ये एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। डिक्टो चित्र की फोटो दे देगा और पूछ लेगा कौन सा मंदिर है, ये बता दो, फिर आप उस समय बता नहीं पाओगे, है ना। इसलिए चित्र को याद रखना धार्मिक मान्यता है। देखो, इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी रही है। जो मंदिर को निर्माण है वो ऐसा नहीं है कि आज के समय में चालू हो गया। मंदिर निर्माण भाई मैंने आपको बताया था, चोल शासक हो गए, पल्लव शासक हो गए, चालुक्य शासक हो गए, होलसेल शासक हो गए, ये सभी शासकों ने ना, जैसे साउथ के अंदर आपको इतने सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? कि वहाँ के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कहीं न कहीं मंदिरों में निर्माण कराने बहुत ज़्यादा बिलीव रखा करते थे। क्यों? क्योंकि अपने आप को वो अपने भगवान से जोड़ने की कोशिश कहीं न कहीं किया करते थे। शासक भाई मंदिरों का निर्माण अपनी सत्ता की वैधता और ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए कहीं न कहीं कराया करते थे। मंदिर जो है केवल पूजा के स्थल नहीं थे। भाई मंदिर के अंदर ये थोड़ी था किसी पूजा-पाठ ही करवाए जा रहे हैं। भाई मंदिर के अंदर भाई शिक्षा भी दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, सामाजिक शिक्षा दी जाती थी, सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियाँ भी उन मंदिरों के अंदर चला करती थी। मंदिरों के रख-रखाव के लिए तो भाई मैंने आपको बता ही दिया, शासक जो है मंदिरों के रख-रखाव के लिए पैसा भी दान में दिया करता था। इसके अलावा जो और लोग हैं, देखो शासक तो दे ही रहा है, इसके अलावा जो और लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो भी मंदिर को दान में दिया करते थे, ठीक है? इससे भाई मंदिर जो है वो अच्छी खासी तरीके से सुरक्षित जो है वो रहा करते थे। देखो भाई, जो विजयनगर की राजधानी का चयन है वो संभवतः भाई विरूपाक्ष और पंपा देवी मंदिरों की उपस्थिति के कारण ही हुआ है। इनसे क्षेत्र की धार्मिक इम्पोर्टेंस और विजयनगर के शासक स्वयं को भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाले बताते थे। तो भाई जो विजयनगर समाज के जो राजा महाराजा हुआ करते ना, वो अपने आप को ये बताया करते थे कि हम किसकी ओर से शासन कर रहे हैं? भगवान विरूपाक्ष की ओर से। मतलब भगवान विरूपाक्ष ने हमें भेजा है तुम लोगों के ऊपर शासन करने के लिए, ठीक है। इसलिए राज के आदेशों पर श्री विरूपाक्ष अंकित होता था। मतलब जितने भी राज के आदेश, मतलब मान लो कि कोई नियम लागू करवाया गया कहीं पर, तो उस नियम के ऊपर लिख दिया जाएगा कि ये नियम किसके द्वारा लिखवाया गया है? कहीं न कहीं श्री विरूपाक्ष के द्वारा। श्री विरूपाक्ष कौन है? भगवान शिव के ही अवतार है। शासक हिंदू सूरतारण की उपाधि का प्रयोग करते थे। देखो इसका अर्थ है हिंदू सुल्तान। सूरतारण का क्या अर्थ है? सुल्तान। कैसा सुल्तान? हिंदू सुल्तान, जो उनकी सत्ता और धार्मिक संबंध को भी दिखाता था। शासक ने अपनी पुरानी परंपरा को अपनाकर उनमें नवीनता लाई, उन्होंने आगे बढ़ाया। इस प्रकार उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक परंपरा को भी आपस में कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो कहीं न कहीं की। ठीक है? राज्य की प्रतिकृति मूर्तियाँ मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। देखो राजा महाराजा जो हुआ करते थे ना, वो अपनी मूर्तियाँ ना मंदिरों के अंदर स्थापित करने लगे। वो अपने आप को भगवान से कहीं न कहीं जोड़ने की कोशिश करते जा रहे थे, अपनी इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए भाई वो क्या करते? अपनी मूर्तियों को भी मंदिरों के अंदर लगवाने की कोशिश करने लग जाते, ठीक है। राजा की मंदिर यात्राएं महत्वपूर्ण राजकीय अवसर मानी जाती थी। इन अवसरों पर साम्राज्य के प्रमुख नायक भी राजा के साथ उपस्थित रहा करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोपुरम और मंडप। अब भाई ये गोपुरम क्या होते हैं? आपके दिमाग में सबसे बड़ा ये क्वेश्चन बनेगा। तो भाई देखो, मान लो आपका मंदिर है, पर इस मंदिर में आपको जाने से पहले बहुत बड़ा भाई एक दरवाजा टाइप सा है, एक प्रवेश द्वार टाइप सा है, जिसके अंदर से घुसकर आपको अंदर जाना है और मंदिर आपको देखने को मिलेगा। आप तो साउथ के जितने भी मंदिर देखोगे ना, वहाँ पे आपको गोपुरम देखने को मिल ही जाएँगे। जैसे कि मैंने इमेज लगा रखी है। ये एक दरवाज़ा सा है, ठीक है? इसके अंदर जब आप एंट्री लोगे, इस दरवाजे को जब पार करोगे, तब जाके आप अंदर जाओगे, तब आपको मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके के जो प्रवेश द्वार हुआ करते थे, जो दरवाजे टाइप की चीज़ें हुआ करती थी, इसे हम गोपुरम कहा करते थे। जिसके अंदर प्रवेश करा जाता था, उस प्रवेश करने के बाद आपको मंदिर में जाने को देखने को मिलता था, ठीक है? इस समय मंदिर स्थापत में कई नए तत्व शामिल हुए। कई नए तत्व शामिल कैसे हुए? पहले क्या हुआ करते थे? सिर्फ मंदिर बनाया करते थे, ठीक है? पर बाद में राजा महाराजाओं को लगा कुछ और नई चीज़ इसमें लानी चाहिए, तो उन्होंने प्रवेश द्वारों को भी बनवाने लगा, जिसे हम गोपुरम कहा करते हैं, ठीक है? जिनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएँ शामिल हुआ करती। क्यों? क्योंकि जो हमारे गोपुरम है, देखो ना कितने बड़े-बड़े साउथ के मंदिर, आपने साउथ की बहुत सारी मूवी देखी होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा मंदिर इसी तरीके से होते हैं। एक गोपुरम आपने स्टार्टिंग में ज़रूर देखा होगा, है ना? तो जितने मंदिर हैं वहाँ के बहुत ही बड़े-बड़े हुआ करते थे। बहुत बड़े-बड़े गोपुरम बनवा दिए जाते थे और उसके अंदर मंदिर हुआ करता था। ये संरचना राज्य के सत्ता और शासक की शक्ति का प्रतीक भी मानी जाती थी। कैसे भाई शक्ति का प्रतीक मानी जा रही है? भाई देखो, जो राजा जितने बड़े-बड़े गोपुरम बनवा रहे हैं, तो उसे भाई बनवाने के लिए पैसा भी तो खर्च हो रहा है, धन भी तो खर्च हो रहा है। राजा के पास इतना पैसा है, उतना पावरफुल है, तभी तो कहीं न कहीं से पैसा खर्च कर पा रहा है। तो इसलिए ये जो मंदिर का निर्माण हुआ करता था, जो गोपुरम का निर्माण हुआ करता है, ये कहीं न कहीं राजा की शक्ति का प्रतीक भी माना जाता था, ठीक है? सबसे प्रमुख उदाहरण हमें राय गोपुरम या राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो दूर से ही मंदिरों की उपस्थिति का संकेत देते थे। जो हमारे विजयनगर साम्राज्य में राजा गोपुरम का निर्माण करवाया करते थे, उन्हें हम राय गोपुरम कहा करते थे। ठीक है? देखो, ये गोपुरम इतने बड़े हुआ करते थे कि कहीं दूर से भी आप इसे देख सकते थे। अब दूर से देख के आपको पता लग जाए कि हाँ भाई, मंदिर जो है मेरा नजदीक आ गया है। अगर ये गोपुरम ना हुआ करते होंगे,
तो भाई मंदिर थोड़ी दिख जाएगा आपको इतनी आसानी से, है ना। तो गोपुरम भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था इस गोपुरम का, ठीक है। मंडप और स्तंभ वाले गलियारे, देखो भाई मंदिर के परिसर में भाई मंडप हुआ करते थे, लंबे स्तंभ वाले गलियारे बनाए थे। भाई मंडप क्या होता है, मान लो देखो ये खंबा, ये खंबा, ये खंबा और ये खंबा, इस तरीके से 4 खंबे बना दिए। चारों खंबे भाई दीवारों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया और इसके नीचे मीटिंग वीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर मंदिर से रिलेटेड जो भी चीजें वो कर रहे हैं ना। इस तरीके से आप इमेज में देखोगे ना, तो भाई 4 खंबे जोड़ दिए आपस में और इसके ऊपर एक छस्सी डाल दी और इसके नीचे एक हॉल सा है, मतलब कुछ भी बातें बातें यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। इस चीज को ही मंडप कहा जाता था, सभा मंडप कहा जाता था, या फिर शादी से रिलेटेड कोई मंडप हो गया, इस तरीके का मंडप कहा जाता था, ठीक है। ये गलियारे अक्सर देव स्थलों के चारों ओर स्थित होते थे, जो पूजा व अन्य स्थानों के आयोजन के लिए उपयोग किए जाते थे। मतलब इस मंडप के नीचे भाई कोई हवन करने के लिए बैठ सकता, कोई शादी वादी करवानी उसके लिए बैठ सकता था ना। इन चीजों के लिए मंडप बनवाए जाते थे। अब भाई विरूपाक्ष मंदिर, देखो भाई विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण भाई कई शताब्दियों में हुआ था। प्राचीन जो मंदिर है ना वो हमें 9वीं से लेकर 10वीं शताब्दी का देखने को मिलता है। मतलब स्टार्टिंग में भी मंदिर जब बना होगा तो 9वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में बना होगा, पर इसका जो निर्माण है वो कई सालों तक चलता रहा। पता दूसरे शासक आए, इन्होंने उसमें कुछ चेंजेस करवा दिए, दूसरे शासक उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस करवा दिए। इस तरीके से इस मंदिर का निर्माण जो है समय के साथ चलता रहा था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे बड़ा किया गया और मुख्य मंदिर के सामने कृष्णदेव राय ने मंडप भी बनवाया था। मतलब जो हमारे विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी इस मंदिर को और बड़ा कराया गया। जिसके अलावा जो हमारे कृष्णदेव राय थे उन्होंने एक सभा मंडप का निर्माण भी इस मंदिर में करवाया था, ठीक है। पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। इसके अलावा मंदिर के सभागार हो गए, सभागार संगीत हो गए, नृत्य हो गए, नाटक हो गए, विवाह हो गए, उत्सव हो गए, झूला हो गए, इन सारी चीजों के लिए सभागार का यूज किया जाता था, ठीक है। इन अवसरों के लिए भाई विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो केंद्रीय देवालयों की मूर्तियों से भिन्न हुआ करती थी। अब भाई विट्ठल मंदिर, देखो भाई विट्ठल मंदिर की मैंने इमेज लगा रखी है, मंदिर आपने देखा ही होगा बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। ये जो इसके नीचे रथ लगे, टायर लगे पड़े हैं ना, ये आज भी घूमते हैं, आज भी चलते हैं। भाई इसे नॉर्मल बंदा नहीं घुमा सकते क्योंकि सरकार ने इन चीजों पे बैन लगा दिया है ना। कोई इस पे इसके आसपास नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भाई, तो घुमाएगा किसी से, कुछ चीज टूट गई, कुछ हो गया, नुकसान हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो इसलिए सरकार ने इन सही चीजों को थोड़ा बंद कर दिया है। आम जनता उस तक नहीं जा सकती है, पर ये जो टायर है ना ये आज भी घूमते हैं, ठीक है। इन्हें आज भी कोई नॉर्मल बंदा घुमा सकता है। ये किसका मंदिर है, भगवान विट्ठल का। विट्ठल कौन थे, तो भगवान विट्ठल जन्म भगवान विष्णु के ही अवतार हुआ करते थे, भगवान विट्ठल, ठीक है। भगवान विष्णु के 10 अवतार थे ना, उन 10 अवतार में से एक थे भगवान विट्ठल। विट्ठल मंदिर में प्रमुख देवता विट्ठल थे। भाई विट्ठल भगवान का मंदिर, तो वहाँ पे प्रमुख देवता कौन होंगे, भगवान विट्ठल ही होंगे, है ना, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। इस पूजा को जब प्रारंभ किया गया था वो कर्नाटक के अंदर बेसिकली विजयनगर के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। मंदिर में भाई कई हमें सभागार देखने को मिल जाते हैं और एक रथ का आकार का अनूठा मंदिर भी देखने को मिलता है, जो मंदिर मैंने आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दिया है, ठीक है। मंदिर परिसर में भाई रथ गलियां थी जो गोपुरम से सीधी रेखा में जाती थी। मतलब भाई एक बहुत बड़ा गोपुरम हो गया, वो एक मतलब प्रवेश द्वार हो गया, फिर इसी के सीधे रास्ते पे जाएंगे तो हमें भाई मंदिर देखने को मिल जाएगा, है ना। इन गलियों का फर्श पत्थर से बनाया गया था और दोनों स्तंभ वाले मंडप बने हुए थे, ठीक है, जिनमें व्यापारी अपनी दुकान लगा देते। नायकों ने मंदिर निर्माण की परंपराओं को और व्यापक करा और कुछ दर्शनीय गोपुरम का निर्माण भी इन्होंने यहाँ पर करवा दिया था। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर के अध्ययन के स्रोत। भाई हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिल जाती है, तो भाई जो हमारे अंग्रेज लोगों ने जब इनका सर्वेक्षण करा था, इसकी चीजों को देखा था, तो उन्होंने भाई से बहुत सारे फोटोग्राफ खींचे या फिर फोटोग्राफ या चित्रकारी करी। इन फोटो को मतलब चित्रों के थ्रू बनवाया है, ठीक है। तो उन सारी छवियों से हमें जानकारी मिल जाती है। जो हमारे कॉलोन मैकेंजी थे उन्होंने जो इस साम्राज्य के जो नक्शे बनाए उनके द्वारा हमें जानकारी मिल जाती है। जो संरचनाओं का रेखा चित्र खींचा गया उनके द्वारा जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे जो मूर्तियां मिली उनके द्वारा हमें जानकारी मिल जाती है। जो भाई दूर दूर से यात्रा करने आए थे लोग, उन यात्राओं में जब उन्होंने भाई बहुत सारी चीजें बताई तो उन सारी चीजों के जरिए हमें भाई जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जो हमें अभिलेख मिले हैं यहाँ से, इन सारी चीजों के थ्रू हमें इस साम्राज्य की जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से मिल जाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य की विद्या और उम्दा संरचना। देखो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब पता लगता है लोगों को, हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को, तो उसका संरक्षण करना ही बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि बहुत ही जरूरी था हमारे लिए, ठीक है। हमारे इतिहास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था विजयनगर साम्राज्य, तो इसकी रक्षा करना भी हमारा ही काम था, ठीक है। संरक्षण का कार्य तो 20वीं शताब्दी में क्या होता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग ने इस स्थल के संरक्षण का काम करा। तो भारत का एक पुरातात्विक सर्वेक्षण था, इसके अलावा कर्नाटक का खुद का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण था। उन दोनों ने मिलकर भाई इस साम्राज्य के सुरक्षा का काम, इस साम्राज्य के संरक्षण का काम जो है वो किया। यहाँ पे उन्होंने देखा, चीजों को समझा और यहाँ की जो पुरानी पुरानी चीजें थी उनका भाई रिनोवेशन करा, उन चीजों को आम लोगों की उससे बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं की, ताकि चीजें नष्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए। अब राष्ट्रीय महत्व, क्योंकि वर्ष 1976 में क्या होता है, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल जो है वो घोषित कर दिया था। ये डेट आप याद रखना क्योंकि ये पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि हम्पी को भाई राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया था। तो 1976 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। इसे विजयनगर की ऐतिहासिक धरोहर की मान्यता भी
मिली थी। ठीक है, व्यापक सर्वेक्षण देखो भाई, जो सर्वेक्षण यहाँ पे हुए सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से, वो हुए थे 1980 के दशक में। ठीक है, यहाँ पे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ की जगहों को खोजबीन करते हैं, चीजों को देखते हैं, इस साम्राज्य को जानने की और कोशिश जो है वो करते हैं, और अच्छी तरीके से यहाँ पे सर्वेक्षण जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अवशेषों का संग्रहण देखो, लगभग 20 वर्षों में विश्व भर के विद्वानों ने विजयनगर में मिले भौतिक अवशेषों को इकट्ठा करा, उनको जानकारी इकट्ठा करी, और उन सारी चीजों का संग्रहण करना, इकट्ठा करना उन्हें कहीं ना कहीं स्टार्ट उन्होंने कर दिया, और जानने की इस साम्राज्य को और कोशिश उन्होंने कर दी थी। ठीक है, कब? 20 वर्षों के अंदर ही। ठीक है, मानचित्र निर्माण देखो, सर्वेक्षण में पूरे क्षेत्र के पहले 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया, मतलब इस पूरे क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया था। उन्हें भाई छोटे और छोटे भागों में विभाजित किया गया, मतलब ये जो मतलब पूरा विजयनगर साम्राज्य था, इसे 25 भागों में डिवाइड कर दिया गया, और उसपे भी उन्हें और छोटे-छोटे पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया था? ताकि इतने छोटे पार्ट में भाई एक को इसे दे दिया जाएगा, इस पार्ट के ऊपर आपको भाई सर्वेक्षण करना है, इस पार्ट के ऊपर आपको सर्वेक्षण करना है, ताकि इस पूरे इस विजयनगर साम्राज्य का सर्वे करने पे आसानी मिले। अब संरचनाओं का प्रलेखन, तो इस प्रक्रिया में ना हमें छोटे-छोटे देवस्थल मिलते हैं, मतलब जो भगवान श्री के स्थान होते हैं, वो बहुत सारे देवस्थल मिलते हैं, आवास मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं हमें, है ना? तो इन सारी चीजों के बारे में भी और जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, अब विद्वानों का अवलोकन देखो, जॉन एम प्रिंज, जॉन मिशेल, एम.एस. नागराज, राव, इनका कहना है कि जो नष्ट हो चुकी लकड़ियों की वस्तुएं, जैसे कि भाई स्तंभ हो गए, ब्रैकेट हो गए, छत हो गए, छज्जे हो गए, मीनार हो गई, इनकी कल्पना करनी पड़ती है कि भाई कैसी हुआ करती होंगी, कैसी चीजें हुआ करती होंगी, कैसे घर हुआ करते हो, जैसे भाई मिडिल क्लास के लोग जो हुआ करते, उनके घर में नहीं मिले ना, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि कैसे वो हो सकते हैं ना, ये कहीं प्लास्टर और रंगों से सजाए गए होंगे, है ना, इन सारी चीजों की कल्पना की जाती है। अब यात्रियों के विवरण देखो, लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं बची हैं, लेकिन यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण और समय के जीवन के पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। जो यात्री लोग हुआ करते थे भाई, उन्होंने भाई अपनी इस बुक्स में, अपनी किताबों में हमें बताने की कोशिश करी कि यहाँ के लोग कैसे घरों में रहा कर दूंगी, कैसी खाना पीना खाया कर दूंगी, क्या चीजें किया कर दूंगी, ये सारी चीजें हमें इन यात्रियों के विवरण द्वारा पता जो है वो लग जाती कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, तो बस भाई आज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता। आई होप आपके चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ इसका पीडीएफ आपको हमारे एक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से जाके इसके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।